तुम्हारे जैसे किसी को रखने का खर्च नहीं उठा सकता है। सीन जेम्स के कजन के पास जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पानी के किनारे बैठा है। वे हंस रहे हैं और आराम कर रहे हैं और अपने पैर पानी में डुबोए हुए हैं। उसकी दोस्त उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, हनी तुम्हारा करियर ऊपर जा रहा है, क्या हम जल्द ही शहर में घर खरीद सकेंगे? जेम्स का कजन इतराते हुआ मुस्कुराकर जवाब देता है, बिल्कुल। उसे अचानक एक आदमी टोकता है जो उसकी तरफ गुस्से में आ रहा है। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही है। वो आदमी उसे घूरता है और कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा बहुत अच्छा कनेक्शन है और तुमने डॉक्टर को रिश्वत भी दी थी? मेरी पत्नी ने अभी उनसे बात की और अब उसे जाने के लिए कहा जा रहा है। इस गड़बड़ की वजह से उसकी चोट और खराब हो गई है। वो इतनी गुस्से में है कि मुझे बेडरूम में भी नहीं आने दे रही है। दोताई चौंक कर अपनी सीट से उठ जाता है। आंखें फटी हुई हैं। क्या? खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए दोताई जल्दी से अपना फोन निकालता है और उस आदमी को दिखाता है। रुको, शायद उन्हें नहीं पता कि तुम मेरे भाई हो, मुझे फोन करके ये साफ करने दो। वो डॉक्टर ली का नंबर डायल करना शुरू करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फोन के अंदर से आवाज आती है कि माफ करना, लेकिन जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी अनअवेलेबल है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें जेम्स के घर को दिखाया जाता है, जहां पर जेम्स और उसकी मां खड़े होते हैं और कुछ लोग उनके घर के अंदर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट को ला रहे होते हैं, जिन्हें देखकर जेम्स की मां कहती है, जेम्स तुम एक केयर टेकर को रख रहे हो और इसी के साथ में इतने सारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लेके आ गए हो क्या? ये करना सच में ठीक रहेगा? जिस पर जेम्स अपनी मां से कहता है, मां आप चिंता मत करो, ये सभी अरेंजमेंट हॉस्पिटल की तरफ से हुई है, हमें पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ में डायरेक्टर ने भी डॉक्टर ली को फायर कर दिया है, क्योंकि वो पैसे खाकर लोगों के लिए काम करता था। इसीलिए डायरेक्टर ने कॉम्पेंसेट करने के लिए ये सब चीज हमें अरेंज करके दी है और कुछ टाइम बाद में वो इन सब चीजों को वापस ले जाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर जेम्स की मां कहती है, अच्छा तो ऐसा है। वही माँ की बातों को सुनने के बाद में जेम्स खुश होते हुए अपने मन में कहता है, वैसे बिना बधाई के ये सब काम करना है, वैसे अच्छा है, ये करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर जेम्स का चचेरा भाई आकर चिल्लाते हुए कहता है, जेम्स क्या ये सब चीजें तुमने की हैं? मैंने हॉस्पिटल के अंदर अपने भाई के लिए एक बेड को बुक किया था और उसके लिए मैंने 10,000 से ज्यादा वॉन खर्च किए थे, लेकिन इसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। क्या ये सब चीजें तुमने की हैं? जिस पर जेम्स की माँ कहती है, भला तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? वही हम जेम्स को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है, तो फाइनली तुमने इस चीज को खुद से एडमिट कर लिया कि ये सब चीजें तुमने की थी। और उसके बाद में जेम्स चिल्लाते हुए कहता है, तो इसका मतलब ये तुम थे? मैं सोच रहा था कि भला उन लोगों ने मेरी माँ को इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे दे दिया, क्योंकि सर्जरी के बाद में तो इतनी जल्दी नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन वो फिर भी इतना जल्दी घर थे। तो अब समझ में आ रहा है कि इन सब चीजों के पीछे तुम थे, मेरे रिलेटिव। तुमने 10,000 से ज्यादा वॉन इसलिए खर्च किए ताकि तुम मेरी माँ को अस्पताल से जल्दी बाहर निकाल सको। वहीं गेम्स का चचेरा भाई हड़बड़ाते हुए कहता है, भला तुम क्या कर रहे हो? भला मैं क्यों तुम्हारी माँ को अस्पताल से बाहर निकल पाऊंगा? ये तो एक नॉर्मल से डिस्चार्ज था ताकि कोई और पेशेंट भी अपना ट्रीटमेंट कर सके। इन सब चीजों को बंद करो। अगर इन सब चीजों के पीछे तुम नहीं हो तो भला हॉस्पिटल तुम्हारे लिए केयर टेकर को क्यों अरेंज करेगा? जिस पर जेम्स कहता है, क्योंकि डायरेक्ट इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है और उन्होंने देखा है कि अस्पताल के अंदर करप्शन चला रहा था, इसीलिए उन्होंने कॉम्पेंसेशन के तौर पर ये सब चीजें अरेंज की है। वहीं इन सब बातों को सुनने के बाद में जेम्स का कजिन चिल्लाते में कहता है, क्या तुम सच में उम्मीद करते हो कि मैं इन सब बकवास पर भरोसा करूंगा? और जेम्स, तुम्हें मुझे कॉम्पेंसेट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि इन सब चीजों को बिल्ड करने में मुझे और मेरे भाई को कितना ज्यादा टाइम लगा था। और मुझे जो रोड का कंस्ट्रक्शन करने का प्रोजेक्ट मिला है वो भी उसी के द्वारा मिला है। और मुझे पता भी नहीं है कि मैं उस पर्सन के लिए न जाने कितनी सिगरेट की डिब्बी खरीदी है और न जाने मैं कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है, लेकिन अब वो तुम्हारी वजह से अफेंड हो गया है, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। वही अपने चचेरे भाई की बातों को सुनने के बाद में जेम्स कहता है, भला तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? क्या तुम एक ऐसे पर्सन नहीं हो जो इतना ज्यादा पैसा कमाता है, जो कि एक बस की तरह पर $1,000,000 है, इसलिए तुम्हें हमारे जैसे गरीब लोगों से पैसे लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम हम पर झूठा आरोप लगाकर पैसे नहीं ले सकते हो। और मैं तुम्हारे कंपैरिजन में महीने के बस 5,000 वॉन ही कमाता हूँ और कुछ स्क्वायर मीटर के घर में रहता हूँ और इसी के साथ में मैं रेंट भी पे करता हूँ। और तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हारे घर की जो सुअर पालने वाली औरत है वो भी मुझसे ज्यादा पैसे कमाती है। क्या सच में मेरे पास में इतनी ज्यादा पावर है जो कि तुम्हारे जैसे पर्सन के अगेंस्ट में खड़ा हो पाऊं? और इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स अपनी माँ को ले जाते हुए कहता है, माँ यहाँ से चलो, हो सकता है कि कर्मा इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है जिसकी वजह से उनके साथ में बुरी चीजें हो रही हैं। और जेम्स कहता है कि कुछ लोग पैसे कमाने के लिए कुछ डर्टी ट्रिक्स का यूज करते हैं और वो लोग सोचते हैं कि पैसे की वजह से दुनिया की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि दुनिया में कर्म नाम की एक चीज होती है जो कि आज नहीं तो कल आपके सामने जरूर आएगी। वही जेम्स का चचेरा भाई वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम गरीब लोग जाओ, जाकर मर जाओ। वही जेम्स भी उसे जाता हुआ देख रहा होता है और कहता है, सच में कितना बेकार और बुरी चीज है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स अपनी माँ से कहता है, माँ हमें अपनी वॉक को कंटिन्यू करना चाहिए। जिस पर जेम्स की माँ कहती है, तुम्हारा चचेरा भाई बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है, क्या वो हमारे अगेंस्ट में कुछ चाल चलने वाला है? वही अपनी माँ की बातों को सुनने के बाद में जेम्स कहता है, माँ आप चिंता मत करो, मैं भी देखता हूँ कि भला वो हमारे लिए क्या दिक्कत खड़ी कर सकता है। वही सीन शिफ्ट होता है और हमें कर को दिखाया जाता है जिसके अंदर से चचेरा भाई जा रहा होता है और उसके पीछे कर जा रही होती है।
वही चचेरा भाई अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये पर्सन जो अभी कार में था, क्या वो मैनेजर कैंग की तरह नहीं लग रहा था? शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ गलत देख लिया है, क्योंकि भला मैनेजर कैंग यहाँ पर ऐसी जगह पर भला क्यों ही आएंगे। वही इसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर कैंग जेम्स के घर के आगे जाकर अपनी कार को आके रोक देते हैं और मैनेजर कैंग घर में घुसते हुए कहते हैं, मिस्टर जेम्स आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, ताकि आपने रोड की कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग में हमारी इतनी ज्यादा मदद की है। वही इन सब बातों को सुनने के बाद में जेम्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ को पता चले कि जेम्स इस तरह की चीज कर रहा है, और वो बातें घुमाने के लिए कहता है, मिस्टर कैंग आप तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन है, और आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज आप हमारे यहाँ पर आए हैं? और अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना मैनेजर कैंग कितने ज्यादा पोलाइट पर्सन है। वही मैनेजर कैंग कहते हैं, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आपके घर के सामने जो सड़क टूटी पड़ी है और उसमें कीचड़ पड़ी हुई है उसे मैं ठीक कर पाऊँ। और मैनेजर कैंग अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, भला मिस्टर जेम्स अपने पेरेंट्स से अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपा रहे हैं? वही हम जेम्स को देखते हैं जो कि मैनेजर कैंग को बाहर ले जाते हुए कहता है, माँ मुझे मैनेजर कैंग को कुछ चीज देनी है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और जेम्स मैनेजर कैंग को समझाते हुए कहता है कि मैं अपनी माँ के सामने अपनी प्रोफाइल को लो करके रखना चाहता हूँ, इसलिए आप कुछ भी चीज मेरी फैमिली के सामने मत कहना। जिस पर मैनेजर कैंग कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया हूँ, मैं कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फिर से घर के अंदर जा रहे होते हैं और मैनेजर कैंग कहते हैं, मिस्टर जेम्स आपने जो काम करने के लिए मुझे आज बोला था मैंने वो सब पहले कर दिया है। जिस पर जेम्स कहता है, मैनेजर कैंग आप तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे पर्सन हो। जिस पर मैनेजर कहते हैं, ये तो मेरी ड्यूटी है। वही सीन शिफ्ट होता है और हमें जेम्स के चचेरे भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन के ऊपर बातें कर रहा होता है और कहता है, हेलो मिस्टर जाओ, मेन रोड के काम को शुरू कर दिया है, इसलिए आपको इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो किसी चीज को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से अपनी कार के ब्रेक को लगाता है, जिसकी वजह से कार रुक जाती है और वो झूठ से हंसते हुए कहता है, लेकिन सारी चीज तो पहले ही डिसाइड हो गई थी ना, और मैंने अपने वर्कर्स को भी काम करने के लिए भेज दिया है, तो भला अचानक से ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं? जिस पर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि सड़क बनाने के लिए नई रेगुलेशन बनाई गई है जो कि तुम्हारी टीम उन क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं करती है, इसलिए हम इतनी ज्यादा सख्त हो गए हैं। और इसके बाद में वो पर्सन फोन को कट कर देता है। वही इस चीज को सुनने के बाद में जेम्स के चचेरे भाई का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। वही वो मोटा पर्सन कह रहा होता है कि मेरे पास में कोई और चॉइस नहीं है, नहीं तो मैं मिस्टर जेम्स को ऑफेंड कर सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बैग को दिखाया जाता है। सीन एक हलचल भरे बार के हल्की रोशनी वाले अंदरूनी हिस्से में जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर का कजिन, जिसके चेहरे पर घबराहट भरी मुस्कान है, एक गिफ्ट रैप किया हुआ बॉक्स पकड़े हुए चलता है। एक आदमी को एक आलीशान सोफे पर दो खूबसूरत महिलाओं से घिरा हुआ देखकर वो गिफ्ट टेबल पर रखता है और अपना गला साफ करता है और कहता है, मिस्टर श्याओ। उसकी आवाज में जबरदस्ती की विनम्रता है, क्या हमने ये तय वही किया था कि सड़क बनाने का काम मुझे सब कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाएगा? तुम बस आराम से बैठो और अपना हिस्सा लो। मिस्टर श्याओ, एक मोटा आदमी जिसके दोनों बाहों में एक एक लड़की है, मुश्किल से ही उसकी बातों पर ध्यान देता है। एक महिला खिलखिलाती है, अपने बालों को ऐसे घुमा रही है जैसे वो ऑडिशन दे रही हो। चचेरा भाई चुपके से तोहफा पास खिसकाता है और कहता है, क्या हम परसेंटेज 30% से 40% कर दे? मिस्टर श्याओ बिना किसी दिलचस्पी के बॉक्स की तरफ देखते हैं। उनका चेहरा पत्थर जैसा भावहीन था। कोई रिएक्शन न देखकर चचेरा भाई सोचता है, लालची सांप, इसे और पैसे चाहिए। ठीक है चलो थोड़ा खेलते हैं। वो हल्की हंसी के साथ कहता है, सब जानते हैं कि ये क्वालिफिकेशन रिव्यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, मैं एक शेल कंपनी ढूंढूंगा और प्रोसेस फिर से करूंगा, आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी मिस्टर श्याओ। लेकिन मिस्टर श्याओ की आंखों में अचानक गुस्सा चमकता है। वो बिना किसी चेतावनी के तोहफे को टेबल से नीचे गिरा देते हैं और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि क्वालिफिकेशन जाली बनाई जा सकती है? तुम्हें लगता है कि कुछ घटिया सिगरेट मुझे कानून तोड़ने पर मजबूर कर देंगी? तुमने मुझे क्या भिखारी समझ रखा है? चचेरा भाई अजीब तरह से नीचे गिरा हुआ तोहफा उठाता है और हकलाकर कहता है, नहीं मिस्टर श्याओ, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, श्याओ अपनी उंगली हीरो के चचेरे भाई की तरफ करते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं भाव खा रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? चचेरा भाई जो अब पसीने से भीग चुका था बोल पड़ता है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। ठीक है 50%, मैं तुम्हें 50% दूंगा। लेकिन इससे श्याओ का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चचेरे भाई की तरफ उंगली करता है और चिल्लाता है, मैंने तुम्हें भाई जैसा माना और तुम मुझे ऐसे चुका रहे हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और अचानक कहीं से एक हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड आता है, चचेरे भाई को तालू की बोरी की तरह पकड़ता है और दरवाजे से बाहर फेंक देता है। मिस्टर श्याओ को दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना, बॉडीगार्ड गुर्राता है। वो आदमी कहां से आया था? चचेरा भाई हवा में उड़ता हुआ बिना किसी इज्जत के बाहर गिरता है। इस बीच एक शानदार प्राइवेट कमरे में वही मिस्टर श्याओ एक चमत्कारी बदलाव से गुजरते हैं। आग उगलने वाला ड्रैगन गायब हो गया है, उसकी जगह एक सीधा साधा मेमना खड़ा है। मिस्टर श्याओ प्लीज अंदर आइए। एक काले सूट वाला आदमी उन्हें इज्जत से अंदर ले जाता है। अंदर एक ऊंची कुर्सी पर आराम से बैठे हैं जेम्स, हमारा हीरो, जो शांत अथॉरिटी दिखा रहे हैं। मिस्टर श्याओ अब मुस्कुराते हुए और झुकते हुए घबराकर उनका अभिवादन करते हैं। मिस्टर जेम्स, इंतजार करने के लिए धन्यवाद। शहर के लोगों की तरफ से मैं सड़क बनाने के प्रोजेक्ट के लिए आपकी फंडिंग की बहुत सराहना करता हूँ। जेम्स उस गिड़गिड़ाते आदमी को देखता है और सोचता है, ये मुनाफा कमाने वाला पाखंडी। एक आह भरकर वो अपनी कनपट्टियों को रगड़ता है और जेम्स कहता है, इसे इतना नेक मत बनाओ, मैं ये चैरिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे माता पिता बूढ़े हैं और खराब सड़कों की वजह से उन्हें चलने में दिक्कत होती है। अगर उनका टखना मुड़ गया तो मुझे सिरदर्द झेलना पड़ेगा। फिर मिस्टर श्याओ पर अपनी तेज नजरें जमाते हुए जेम्स कहता है, ये सड़क 1 साल से कम समय में फिर से खराब नहीं होगी ना? वही ये सुनकर मिस्टर श्याओ का चेहरा पसीने वाले इमोजी जैसा हो जाता है, क्योंकि वो घबरा जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो हकलाता है। उसका अजीब एक्सप्रेशन उसके अंदर की बात बता रहा है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुम बहुत अमीर हो। उफ,
कुछ देर बाद अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश करते हुए मिस्टर शियाओ अपने सेल्समैन वाला चार्म दिखाते हैं। जो सड़क हम बनाएंगे वो निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, वो ऐसे उत्साह से कहता है जैसे कोई खराब टोस्टर बेचने की कोशिश कर रहा हो। वही जेम्स अभी भी इंप्रेस नहीं हुआ और अपना फैसला सुनाता है, तो मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। सिस्टम की शानदार एंट्री होती है और सिस्टम नोटिफिकेशन कहती है, होस्ट आपने अपने गृहनगर में सिर्फ 2 दिन और 1 रात में सड़कें और घर बनाने का काम पूरा कर लिया है, लेकिन उदारता से पैसे खर्च करके और उच्च नैतिक चरित्र दिखाकर आपको बोनस से सम्मानित किया गया है। अपनी विनम्र शुरुआत को कभी मत भूलना और हमेशा खुद के प्रति सच्चे रहना। वही ये सुनकर जेम्स पीछे झुककर छत को फनी ढंग से देखते हैं। तो इसलिए सिस्टम पिछले 2 दिनों से शांत था, वो कुछ बड़ा पका रहा था। वो खुद को टेलीनोवेला का मुख्य किरदार महसूस करते हुए सोचता है। लेकिन इस बीच जेम्स के पास वैंग के दूसरे चाचा के आंगन में हंगामा हो रहा है। उसकी बचपन की प्रेमिका बवंडर की तरह अंदर आती है। गुस्से से उसका चेहरा लाल है। वो हैंग डाका पर नजर गड़ाती है जो सोफे पर फोन हाथ में लिए आराम कर रहा है, जैसे कि वो सोफे का राजा हो। हे डाका, तुम यहाँ पूरे दिन फोन से खेलते रहते हो, न पोछा लगाते हो न कपड़े धोते हो, क्या तुम कोई सजावटी पौधा हो? डाका आलस से ऊपर देखता है, उसे ऐसी नजर से देखता है जैसे कह रहा हो तो क्या हुआ, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम सिर्फ बातें करते हो और कुछ नहीं करते तो मैं जेम्स को चुनती। वो गुस्से में कहती है, कम से कम वो शहर में है और अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है। ये बात कजिन के घमंड के मक्खन पर गर्म चाकू की तरह लगती है। उसका चेहरा गुस्से से सिकुड़ जाता है। कजिन बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? वही वैंग जो बिना रुके उसे सीने में ऐसे मारती है जैसे दरवाजे की घंटी बजा रही हो। मैंने कहा कि तुम बेकार हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मिस्टर शियाओ के सामने घुटने टेक देती। अगर ऐसा करना पड़ता, तुमने अपनी बड़ी बड़ी बातों से मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन तुम सिर्फ एक आलसी दिखावा करने वाले हो। जैसे ही वो गुस्से में जाती है, वो कजिन से कहती है, मैं जेम्स को ढूंढने जा रही हूँ, वो मेरे साथ बड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, डाका उछलकर खड़ा होता है और वैंग जू को रोकने के लिए उसकी शर्ट पकड़ लेता है। रुक जाओ बेशर्म औरत, वो गुर्राता है और उसे आलू की बोरी की तरह पीछे खींचता है। वो उसे बिल्ली की तरह जमीन पर फेंक देता है जैसे कोई खिलौना चूहा फेंक रहा हो, जिस पर वैंग जू कहती है, तुम एक पैसा नहीं कमाते और मेरी आलोचना करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मार खाना चाहते हो? सीन जेम्स के माता पिता के पास शिफ्ट होता है, जो इस सर्कस से बहुत दूर है और परिवार में चल रहे ड्रामे से अनजान है। और जेम्स के माता पिता जो जिंदगी भर के सरप्राइज के लिए तैयार हैं। एक साफ सुथरे सूट में एक आदमी सम्मान से उन्हें कुछ दस्तावेज देता है। उसका हाव भाव जितना हो सके विनम्र है। ये कुछ डिटेल्स हैं, आप इन्हें बाद में ध्यान से देख सकते हैं। वो एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहता है। जेम्स के पिता दस्तावेज लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो पढ़ते हैं उसकी आंखें डिनर प्लेट जितनी बड़ी हो जाते हैं। वो हैरानी से कहता है। उसकी पत्नी उसका रिएक्शन देखकर उत्सुकता से उसके पास आती है। इसका क्या मतलब है? वो चिंता भरी आवाज में पूछती है। इससे पहले कि जेम्स के पिता कुछ समझा पाते, कंस्ट्रक्शन वर्कर उत्साह से चमकते हुए बीच में आ जाता है। मुझे संक्षेप में समझाने दीजिए, वो एक उंगली उठाते हुए कहता है, जैसे वो अब तक की सबसे अच्छी खबर देने वाला हो। इस सड़क के निर्माण से आपकी प्रॉपर्टी पर असर पड़ेगा, जिसके लिए हमें आपकी जमीन का सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर इस्तेमाल करना होगा। अपनी माफी के तौर पर हम आपके लिए मुआवजे के तौर पर एक घर बनाने का प्लान बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये मंजूर है? पति पत्नी जम जाते हैं, उनके जबड़े लटक जाते हैं और उनमें से हर एक की एक भौं ग्रेविटी को चुनौती देती हुई सीधी ऊपर चली जाती है। वे दोनों एक साथ कहते हैं, हैं? माहौल को हल्का रखने की कोशिश करते हुए कंस्ट्रक्शन वर्कर घबराकर अपने हाथ रगड़ने लगता है। क्या ये मंजूर नहीं है? वो बहुत ही विनम्रता से कहता है। तो हम कुछ पैसे दे सकते हैं, आपको क्या लगता है? जेम्स के पेरेंट्स अभी भी हैरान थे कि ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। माता पिता सिर्फ एक दूसरे को देख पाते हैं। उनके मन में विचार दौड़ रहे थे। हमारा गांव इतना खुशकिस्मत कब से हो गया? सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर जमीन के लिए पूरा घर और पैसे भी? क्या ये कोई सपना है? आखिरकार जेम्स की माँ आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। ये काफी से ज्यादा है, वो शांत आवाज में कहती है, लेकिन उसके मन में चल रहा था, ये जिंदगी का सबसे बड़ा जैकपॉट है। इस बीच जेम्स के पिता अब और अपनी खुशी नहीं रोक पाते हैं। वो जोर से चिल्लाते हैं, जेम्स जल्दी आओ, कोई हमारे लिए घर बनाने वाला है। उसकी आवाज में खुशी हवा में गूंजती है, इतनी जोर से कि आसपास मौजूद हर कोई मुस्कुरा दे। समय आगे बढ़ता है। कुछ दिनों बाद हम खुद को बस स्टेशन पर पाते हैं। जेम्स अपने माता पिता के सामने खड़ा है, हाथ में सामान लिए जाने के लिए तैयार है। डैड, मॉम, मैं अब वापस जा रहा हूँ, वो कहता है। उसकी आवाज स्थिर है लेकिन उसमें भावनाएं हैं। उसकी माँ की आंखों में आंसू भरे हैं। वो उसे प्यार भरी नजर से देखती है। मुझे लगा था कि बड़े शहर में काम करना मुश्किल होगा। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और खुद पर ज्यादा जोर मत डालना। फिर एक उम्मीद भरी मुस्कान के साथ वो कहती है, अगली बार जब तुम घर आओगे तो हम एक बड़े घर में जा पाएंगे। जेम्स धीरे से हंसता है, अपनी माँ को कसकर गले लगाकर कहता है, चिंता मत करो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। वो उसे यकीन दिलाता है, मुझे अब जाना होगा, नहीं तो मेरी एयरपोर्ट की राइड छूट जाएगी। वो जाते हुए उन्हें हाथ हिलाता है। दूर से बिना रुके उसके पिता उत्साह से हाथ हिलाते हुए चिल्लाते हैं, हम तुम्हारे जल्दी वापस आने का इंतजार करेंगे। कुछ समय बाद जेम्स अब एक आलीशान सोफे पर आत्मविश्वास से बैठा है, अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान है। मन ही मन वो सोचता है कि घर की यह यात्रा हर पैसे के लायक थी। अचानक उसकी एक पुरानी सहकर्मी या कहें कि फ्यूचर गर्लफ्रेंड अंदर आती है। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा होता है। जेम्स, वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक पकड़ी जाने पर जेम्स हैरानी से ऊपर देखता है। गाउवेन, मैं अभी अभी अपने गृहनगर में अपनी माँ से मिलकर वापस आया हूँ। उसका भाव नर्म हो जाता है। ओह, मुझे माफ करना, मैं पहले पूछना भूल गई। मैंने सुना था कि तुम्हारी माँ बीमार थी और तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि वे तुम्हें छुट्टी नहीं दे रहे थे। क्या वो ठीक है? जिस पर जेम्स आत्मविश्वास से सिर हिलाता है। कुछ भी गंभीर नहीं है, वो ठीक हो रही है। वहीं
ये सुनकर गाँवेन कहती है, ये सुनकर अच्छा लगा। मैं यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर हूँ। कंपनी चाहती थी कि मैं अपनी इमेज बदलूं, इसलिए मैं ग्रामीण पुनरुद्धार अभियान पर काम कर रही थी। मैंने अभी अभी काम खत्म किया और वापस जाने ही वाली थी कि तुमसे मिल गई। सच में दुनिया कितनी छोटी है ना? जेम्स गर्मजोशी से मुस्कुराता है। ये सच में एक बड़ा सहयोग है। फिर उसका भाव कुछ ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो तुम्हारी क्या योजना है? तुम किस कंपनी में अप्लाई करने की सोच रही हो? जेम्स इस सवाल पर थोड़ा हैरान दिखता है। लेकिन कैसे? और गाओवेन जल्दी से कहती है कि अगर ये असुविधाजनक है तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खुद को संभालते हुए जेम्स आत्मविश्वास से जवाब देता है, ये कोई राज नहीं है। मैं अभी किसी दूसरी कंपनी में शामिल होने का प्लान नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। हालांकि उसके मन में एक शैतानी मुस्कान आती है। मैंने तो अपनी पुरानी कंपनी के ठीक सामने एक बिल्डिंग भी किराए पर ले ली है, सिर्फ अपने पुराने बॉस को परेशान करने के लिए। उसकी अंदरूनी शरारत से अनजान गाओवेन मुस्कुराती है और कहती है, ये बहुत बढ़िया है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं कुछ कमाल के एडिटर्स और फोटोग्राफर्स को जानती हूँ जो ज्यादा पैसे नहीं लेंगे। तभी उसका फोन बजता है। वो खड़ी हो जाती है। उसका लहजा चंचल हो जाता है। सॉरी, मुझे ये कॉल लेनी है। जैसे ही वो दूर जाती है, जेम्स फोन पर बात करते समय उसके तनाव भरे हाव भाव को नोटिस करता है। दूसरी तरफ उसके बॉस की कर्कश आवाज आती है, गाओवेन, तुमने कुछ पैसे कमा लिए हैं और अब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत जरूरी हो गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैसेज इग्नोर करने की? अभी ऑनलाइन आओ और मेरी टीम के साथ मुकाबला करो। वे आधे घंटे से तुम्हें टैग कर रहे हैं। परेशान होकर गाओवेन पलटकर जवाब देती है, मैंने तुम्हें 1 घंटे पहले बताया था कि मैं प्लेन में चढ़ने वाली हूँ। तुमने कहा था कि ठीक है। हाँ, तुम अभी तक प्लेन में नहीं चढ़ा हो ना? वो ताना मारता है, बस प्लेन में चढ़ने से पहले कर लो। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है जैसे ही वो विरोध करती है। अगली फ्लाइट 10 घंटे बाद है और हो सकता है मुझे टिकट भी न मिले। साथ ही ये मेरा आराम का समय है। उसका बॉस अपने ऑफिस से मजाक उड़ाते हुए हंसता है, अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ, पैर टेबल पर रखे हुए। इस इंडस्ट्री में आराम का समय? मुझे हंसाओ मत। तुम्हें क्या लगता है कंपनी तुम्हें बिना किसी वजह के सपोर्ट करती है? अगर तुम्हारी फ्लाइट छूट जाती है तो एयरपोर्ट पर 10 घंटे स्ट्रीम करो, प्रॉब्लम सॉल्व। अब गाओवेन का सब्र टूट जाता है। गाओवेन पलटकर जवाब देती है, मैंने कंपनी को पहले ही जरूरत से ज्यादा दे दिया है। मैं 6 महीने से लगातार टॉप रैंक कर रही हूँ। कोई भी मुझे बिना किसी वजह के सपोर्ट नहीं कर रहा है। अपने ऑफिस में उसका बॉस अपनी डेस्क पर आराम से बैठा है। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान है। एक जवान औरत चुपचाप अंदर आती है और बिना उसकी तरफ देखे उसके लिए चाय डालती है। वो उबलती हुई चाय के कप को देखता है और कहता है, तो क्या तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी हमारे साथ है? जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तुम वही करोगी जो मैं कहता हूँ। उसका हाथ कहीं संदिग्ध रूप से उसके कपड़ों के अंदर जाता है, या शायद लड़की के। एक सेकंड रुको, क्या ये आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है? कैमरामैन जल्दी फोकस करो। कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है ना? मुझे लगता है मैं इस हिस्से को ऐसे ही छोड़ दूंगा। मैं वैसे भी तुम्हें ये समझा नहीं सकता और इसलिए बिना एक पल रुके वो फोन पर भौंकता रहता है। बहस करना बंद करो और अभी ऑनलाइन आओ। एक और शब्द कहा तो मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मामला मानूंगा। सीरियसली यार, क्या तुम इससे ज्यादा अजीब हो सकते हो? अचानक हमारा हीरो जेम्स दखल देने का फैसला करता है। वो आईएसयू को आवाज देता है। दूसरी तरफ से आवाज एक पल के लिए रुकती है और फिर पलटकर कहती है, हाँ कुछ गड़बड़ है। ये महसूस करके बॉस गुर्राता है, तो तुम उस जेम्स के साथ हो? कोई हैरानी नहीं कि तुम एयरपोर्ट पर अवेलेबल नहीं हो। मेरे पैर की जूती, तुम शायद अभी उसके साथ बिस्तर पर हो। ये सुनकर गाओवेन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और गाओवेन चिल्लाते हुए कहती है, अफवाहें फैलाना बंद करो। मैंने पहले ही अपने राउंड ट्रिप टिकट की तस्वीरें ले ली हैं और सबूत के तौर पर कंपनी चैट पर भेज दी हैं। बॉस मजाकिया अंदाज में हंसता है, ओ हाँ, तो तुम अभी लाइव क्यों नहीं जाती और इसे साबित क्यों नहीं करती? देखते हैं कि तुम सच में एयरपोर्ट पर हो या बिस्तर पर मजे कर रही हो। वही ये सुनकर गाओवेन बहुत ज्यादा गुस्से से चिल्लाती है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, जेम्स शांति से उसके हाथ से फोन ले लेता है। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की फीस है ना? वो आराम से कहता है, कितनी है? मैं दे दूंगा। बॉस की आवाज में अकड़ एक पल के लिए लड़खड़ा जाती है, लेकिन जेम्स अभी रुका नहीं था। आत्मविश्वास भरी हंसी के साथ वो आगे कहता है, ओ और वैसे ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। मैं तुम पर डिफेम के लिए तुम पर केस करने का अधिकार रखता हूँ। दूसरी तरफ अजीब सी चुप्पी थी। बॉस ने शायद इस बार अपनी औकात से ज्यादा बड़ा पंगा ले लिया था। बॉस गुस्से में पलटकर कहता है, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की फीस भी दे सकते हो? अमीर होने का नाटक करना बंद करो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, हमारा हीरो तेजी से टैप करके फोन काट देता है, जिससे बॉस अपने फोन को घूरता रह जाता है। धत तेरी की, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? वो गुस्से में अपनी डेस्क पर हाथ पटकते हुए चिल्लाता है। इस बीच हमारी होने वाली गर्लफ्रेंड हीरो की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तुम सच में मेरी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की फीस नहीं देने वाले हो ना? जेम्स तुरंत जवाब नहीं देता, आराम से अपने फोन में स्क्रॉल करता रहता है। गाओवेन मन में सोचते हुए कहती है कि क्या मुझे जेम्स की काइंडनेस को एक्सेप्ट करनी चाहिए? वो जेम्स से कहती है, असल में कंपनी में मेरी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, बस बॉस कभी कभी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। वे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की ज्यादा पैसों की डिमांड करेंगे। उन्हें अपनी बढ़ी हुई किराया देने की छूट नहीं है। वो अब उसे और छोड़ देती है। उसकी भौएं बनी हुई थी, मैंने काफी पैसा कमाया है, मैं धीरे धीरे खुद ही पैसे चुका दूंगी। जिस पर जेम्स ने उसकी बातें देखी, उसका चेहरा फिर से बहुत गहरा लग रहा है। उसकी आंखें खराब हो रही हैं। मैं स्पष्ट रूप से ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ। वो आगे झुकता है, उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा है। मैं म्याओ ग्रुप के ठीक सामने एक नई मीडिया कंपनी शुरू कर रहा हूँ। मुझे इसे शुरू करने के लिए कुछ जाने पहचाने वाली कंपनी, एक फर्म। भारी मुस्कान के साथ वो सीधे गाओवेन तरफ इशारा करता है। और आपके नाम के लिए बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि उसका टॉप पर्सन को ही ले लूं। गाओवेन पूछती है कि तुम सड़क की ठीक पार एक ओपोनेंट कंपनी कब शुरू करने वाले हो? और वो मन में सोचते हुए कहती है कि जेम्स तुम हो कौन? उसने कुछ और कहा। इससे पहले जेम्स ने अपना ऑफर दिया है कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के पैसे रिकवर होने तक 50% पैसे दूंगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मुझे मिल जाएंगे तो हम इसे 70-30 में बांट लेंगे। 70% तुम्हारा और 30% मेरा। वही ये सुन गाओवेन कहती है, अगर तुम प्रिय व्यक्ति नहीं हो तो कौन है? वो बुदबुदाती है, जिस पर जेम्स कहता है, क्या ये रेशियो कम है? जिस पर गाओवेन कहती है, ये रेशियो बहुत ज्यादा है। मेरी इतनी मदद
करने की चाहत नहीं है। वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी 50% का शेयर्स है जिसे पहले से ही बहुत ज्यादा माना जाता है और वो मेरी कैपिटल ब्रेक की कीमत चुका रहा है। मुझे पहले 20 से 30% मिलता था। और गाओ वेन अपने ख्यालों में खो गई। वहीं जेम्स गाओ वेन से कहता है, तुम म्याओ ग्रुप में अकेली ऐसी पर्सन हो जिसने मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया। तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी और अब रीपे करने की मेरी बारी है। जेम्स गाओ वेन से कहता है, मुझे लोगों को चुनने में बहुत समझ है और तुम मेरे लिए काफी अच्छी पर्सन साबित होगी और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं तुमसे जॉब को बदलने के बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट फी से भी ज्यादा पैसे मेरे लिए लेकर आओगी, इसलिए मैं बस तुम्हें एडवांस पैसे दे रहा हूँ। गाओ वेन जेम्स की ओर आंख दिखाते हुए चिप हो जाती है। उसका दिल भारी है, फिर भी पसंद है कि तुम डुबाते हुए इंसान को लाइन दे रहे हो, लेकिन तुम बोल रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। आखिरकार वो ऊपर देख रही है। उसका चेहरा पेंटिंग की तरह चमक रहा है और गाओ वेन कहती है, ठीक है, मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ। सीन म्याओ ग्रुप ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर आता है। हमारे हीरो जेम्स और गाओ वेन ने अपने बॉस के सामने वाले अवशेष दिखाए हैं। आपकी पोस्ट के पीछे वाले बॉस बॉडी सिकोड़ता है और ताना मारता है। हाँ, आपको क्या सच में विश्वास है कि एक आदमी ने क्या कहा जब उसका दिमाग खराब हो गया था? अगर उस पर भरोसा करके उसे यहाँ लाती हो और वो पैसे नहीं देता है तो तुम ही होगी जो नुकसान में होगी। जिस पर जेम्स कहता है कि तुम वेस्ट करना बंद करो, लीगल डिपार्टमेंट को फोन करो। मैं आज विशेष रूप से गाओ वेन का स्ट्रेस खत्म करने आया हूँ। मेरे पास टिप्पणियां करने का समय नहीं है। बॉस कुर्सी से उतरता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि अब गाओ वेन की कीमत कितनी है? क्या तुम पैसे दे पाओगे? वो जेम्स की क्लोज आकर कहता है, सुना है कि तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं और तुम अब उछल रहे हो। और बॉस जेम्स कहता है कि जब गरीब लोग जल्दी से अमीर बन जाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी खुद को खो देते हैं। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि पैसा एक कैसल की तरह होता है जो कि कभी भी गिर सकता है और इन सब चीजों की वजह से जब तुम्हारे ऊपर कर्जा हो जाएगा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। वहीं जेम्स बॉस का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मनी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और जितना ज्यादा तुम खर्च करोगे तुम्हारे पास में उतना ही ज्यादा पैसा आता रहेगा, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं इन सब बातों को सुनने के बाद बॉस के माथे पर पसीने की एक बूंद आ जाती है। वो अपनी पुरानी अकड़ में वापस आते हुए वो ताना मारता है, ये मेरी कंपनी नहीं है, मैं पैसे खर्च या कमा नहीं रहा हूँ, मुझे किस बात का डर होगा। जेम्स नाटकीय ढंग से अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है और आह भरता है, तुम थोड़ी सी पावर पाकर दूसरों पर जुल्म कर रहे हो, मुझे सच में तुम्हारे भविष्य की चिंता है। बॉस की आंखों में गुस्सा चमकता है। जेम्स, तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? भूलो मत तुम मेरे हुक्म के नीचे कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं थे। जेम्स एक उंगली उठाता है जैसे कोई बच्चा बात समझा रहा हो, लेकिन जानबूझकर जेम्स अजीब टोन में जवाब देता है, माफ करना, मैं कानूनी तौर पर नौकरी पर रखा गया कर्मचारी था जिसने लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अगर तुम मुझे कुत्ता कहोगे तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर सकता हूँ। बॉस का चेहरा सख्त हो जाता है, पसीना टपकने लगता है। जेम्स उस आदमी के कंधे पर मजबूती से हाथ रखता है और बोलना जारी रखता है, वैसे अपनी कंपनी पॉलिसी में क्लॉज 5 याद है? ये झूठे या मान हानिकारक बयान फैलाने से रोकता है जो किसी भी पार्टी की इज्जत को नुकसान पहुंचाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी ये लागू है। अगर मैंने तुम्हें फिर से गलत अफवाहें फैलाते सुना तो मुझे गाओ वेन के बिहाफ पर केस करने का अधिकार है। कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम में गाओ वेन बॉस के सामने बैठी है। एक वकील दोनों पार्टियों को टेबल पर डॉक्यूमेंट्स देता है। ये रहे कॉन्ट्रैक्ट, कृपया साइन करें। गाओ वेन कागजों को देखती है, उसका चेहरा दृढ़ है। इस बीच बॉस अपने हाथ बांध लेता है, उसकी टोन में ताना भरा है। गाओ वेन, क्या तुम सच में उसके जैसे किसी के पीछे सिर्फ थोड़े से गंदे पैसों के लिए साइन करने जा रही हो? तुम्हें बाद में पछतावा होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के गाओ वेन कागजों पर साइन करती है। उसके हाव भाव ठंडे हैं। मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है, वो झटक कर कहती है। बॉस का घमंडी रवैया डगमगा जाता है जब वो देखता है कि उसकी कलम कागज पर पड़ती है। ठीक है, वो बड़बड़ाता है, टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, लेकिन पेमेंट कब होगा? किसी से साइन करवाने के लिए उदार होने का नाटक करना, फिर भाग जाना और गाओ वेन को मुसीबत में छोड़ देना, यही तुम्हारा गेम है ना? जेम्स जरा भी नहीं झिझकता। वो अपनी उंगली अपने फोन की ओर करता है और कहता है, इतनी जल्दी क्यों है? अकाउंट चेक करो, पेमेंट 1 मिनट पहले हो गया था। बॉस का चेहरा घबराहट से लाल हो जाता है क्योंकि वो अपने फोन से छेड़छाड़ करता है। तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम्हारे पास सच में इतना कैश फ्लो है? क्या तुम बस बकवास कर रहे हो? जेम्स थोड़ा नाराज होकर पलटवार करता है, पेमेंट हुआ है या नहीं, क्या तुम अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से चेक नहीं कर सकते? जैसे ही बॉस खुद को संभालने की कोशिश करता है, जेम्स मुड़ता है। खिड़की से वो सड़क के पार अपनी नई किराए की बिल्डिंग को देखता है। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान है। अपर मैनेजमेंट में होना अच्छा है, नजारा भी बहुत बढ़िया है। बॉस की तरफ मुड़कर वो कहता है, मैनेजर साहब, हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। उसी पल जेम्स के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो होस्ट, पैसे खर्च करने का असली मतलब समझने के लिए। जितना ज्यादा आप खर्च करेंगे पैसा उतना ही बढ़ेगा। होस्ट अब प्राइस टैग 9 देखने के लेवल से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लेवल पर पहुंच गया है, बिना कीमत पूछे। इसलिए इनाम के तौर पर 9.99999.99999 वॉन मिल गए हैं। जेम्स धीरे से मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान आत्मविश्वास से भरी है। पुरानी कंपनी को कंगाल करना अब कोई सपना नहीं है, वो मन ही मन सोचता है। कुछ देर बाद जेम्स और गाओ वेन म्याओ ग्रुप के ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। पीछे से एक खुशमिजाज आवाज आती है, जेम्स, गाओ वेन, क्या इत्तेफाक है? मुड़कर वे देखते हैं कि गाओ वेन की दोस्त जोश से हाथ हिलाते हुए उनकी तरफ दौड़ रही है। उनके बगल में खड़ी होकर दोस्त गाओ वेन को देखती है और कहती है, मैंने अभी सुना कि तुमने इस्तीफा दे दिया, क्या हम भविष्य में मिल पाएंगे? गाओ वेन हिचकिचाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, लेकिन जेम्स जोश से बीच में बोलता है, क्यों नहीं? वो सड़क के पार अपनी नई किराए की ऑफिस बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है, हम ठीक वहीं हैं, तुम लंच के लिए हमारे कैफेटेरिया में भी आ सकती हो। गाओ वेन की दोस्त उसे हैरानी से देखती हुई जम जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, जेम्स का फोन बजता है। वो फोन उठाता है, स्क्रीन पर देखते हुए, ये कौन है? दूसरी तरफ से एक इज्जतदार आवाज जवाब देती है, मिस्टर जेम्स, आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तैयार है, आप इसे कब लेना चाहेंगे? जिस पर जेम्स कहता है, मैं जल्द ही आऊंगा। जिस पर वो लड़की लापरवाही से कहती है, बहुत बढ़िया मिस्टर जेम्स, हमें आपके आने का इंतजार रहेगा।
फोन रखने के बाद जेम्स मुस्कुराता है और खुद से बड़बड़ाता है, मैं लगभग भूल ही गया था कि मुझे अभी भी उस विला को भी जाके देखना है। वो दोनों की ओर मुड़कर कहता है, गाओवेन थोड़ा आराम करो और हमारे बिजनेस के लिए प्लान बनाओ, मुझे कुछ काम निपटाना है। गाओवेन धीरे से मुस्कुराती है, ठीक है। जेम्स एक टैक्सी बुलाता है और चला जाता है। जैसे ही वो चला जाता है उसकी दोस्त उसकी ओर मुड़ती है, क्या उसने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की फीस दी? गाओवेन सिर हिलाती है, उसका चेहरा शांत लेकिन दूर का है। हाँ। उसकी दोस्त पूरी तरह हैरान दिखती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारे ऑफिस का शांत लड़का एक अमीर टाइकून निकला। सच में तुम किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। कुछ देर बाद रेड चिंग रियल एस्टेट के ग्रैंड स्वान बे सेल्स ऑफिस में अपने शानदार ऑफिस में एक ऊंची रैंक वाली महिला अपनी कुर्सी पर पीछे झुकती है, अपने पैर डेस्क पर रखे हुए। फोन पर बात करते हुए वो अपने कर्मचारी को ऑर्डर देती है, वीवीआईपी क्लाइंट आ रहा है, अलर्ट रहो और बदतमीजी मत करना, ये हमारे परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है, पक्का करो कि सब कुछ परफेक्ट हो। दूसरी तरफ का कर्मचारी घबरा कर जवाब देता है, समझ गया, मैं तुरंत रिसेप्शन का इंतजाम करता हूँ। कुछ ही देर में पूरा सेल्स ऑफिस एक्साइटमेंट से भर जाता है। कर्मचारी हर कोने को साफ करने में लगे हैं। बीच में खड़ा मैनेजर चिल्लाता है, मिस्टर जेम्स जिसने 300 मिलियन येन का विला खरीदा है आ रहे हैं, सब लोग उनका स्वागत करने के लिए एंट्रेंस पर जाओ, पक्का करो कि तुम्हारे कपड़े एकदम सही हो, हमें रेड चिंग रियल एस्टेट की इज्जत बनाए रखनी है। पास खड़ी एक महिला कर्मचारी की ओर मुड़कर मैनेजर आकर कहता है, ये एक जरूरी मेहमान है, हम लापरवाह नहीं हो सकते। महिला सम्मान से झुकती है, मैनेजर वोंग क्या हमारे पास उनकी कोई फोटो है, अगर हमने गलत आदमी का स्वागत कर लिया तो? मैनेजर आत्मविश्वास से हंसता है, वो एक रहस्यमय टाइकून है, बेशक हमारे पास उसकी फोटो नहीं है, उसके जैसे अमीर लोगों में खास ऑरा होता है, जब वो आएगा तो ये जगह जगमगा उठेगी। वो नाटकीय ढंग से अपना गला साफ करता है, फिर उसे डांटता है, तुम इतने समय से सेल्स में हो, तुम्हें इतनी बेसिक समझ कैसे नहीं है? जिस पर वो लड़की कहती है, अब मैनेजर मैं समझ गई। वो घबरा कर हकलाती है। जैसे ही वो बात खत्म करता है मैनेजर गलती से एक धूल भरी दीवार से टकरा जाता है। मैनेजर अपने गंदे हाथ को देखकर वो चिल्लाता है, यहाँ हर जगह धूल है, इसे फिर से साफ करो, एक भी कण नहीं रहना चाहिए, हमें वीवीआईपी को एक शानदार अनुभव देना है। इस बीच जेम्स एक साधारण टैक्सी में आता है, कैजुअल ट्रैक सूट पहने हुए बाहर निकलता है। वो भव्य इमारत को ऊपर देखता है और मुस्कुराता है, वाह। वो बड़बड़ाता है, देखो एंट्रेंस पर गार्ड की तरह लाइन में खड़े काले सूट वाले स्टाफ को देखकर वो आगे कहता है, जैसा कि रेड चिंग रियल एस्टेट के टॉप ब्रांड स्वान बे सेल्स ऑफिस से उम्मीद थी, ये प्रभावशाली दिखता है। उसके लिए शानदार स्वागत का प्लान था। जेम्स भीड़ को देखता है और खुद से सोचता है कि ये सब लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, जरूर कंपनी का चेयरमैन या कोई और होगा। वो आराम से अंदर चला जाता है। उसका शांत स्वभाव बाहर की हलचल भरी एनर्जी से बिल्कुल अलग था। वो शानदार लेकिन अजीब तरह से खाली सेल्स ऑफिस को देखता है और सोचता है, इतना बड़ा सेल्स ऑफिस और अंदर कोई नहीं है, शायद सब लोग बाहर किसी का इंतजार कर रहे हैं। ये वादा किया गया विला थोड़ा अजीब लग रहा है। विला एरिया के 3D मॉडल के पास जाकर वो लैंडस्केपिंग और पूल को देखता है और ये सब बिल्कुल किसी टीवी शो जैसा लग रहा है। मुझे हैरानी है कि मेरा घर कहाँ होगा। जेम्स आराम से 3D मॉडल का निरीक्षण कर रहा था। उसे अभी भी पीछे खड़ी महिला के बारे में पता नहीं था। आयरीन, वही कर्मचारी जो पहले मिली थी, हल्की मुस्कान के साथ उसके पास आती है। सर, आप किस तरह का घर देखना चाहेंगे, मैं आपको दिखा सकती हूँ। इससे पहले कि जेम्स जवाब दे पाता एक आवाज आती है, आयरीन एक पल के लिए यहाँ आओ। ये मैनेजर था। आयरीन उसके पास जाती है और मैनेजर धीमी लेकिन पक्की आवाज में कहता है, क्या मैंने नहीं कहा था कि हम अभी दूसरे क्लाइंट्स को नहीं ले रहे हैं? तुम एंट्रेंस पर ठीक से ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? जिस पर आयरीन कहती है, लेकिन वो भी एक कस्टमर है। आयरीन विनम्रता से जवाब देती है। मैनेजर का चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो अपनी उंगली उसकी तरफ करके कहता है, मेरे हिसाब से हमारा वीआईपी क्लाइंट किसी भी पल यहाँ आ सकता है, बाकी सबको हटा दो, हम उन्हें अपमानित महसूस नहीं करवा सकते। आयरीन थोड़ी पसीना बहाते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सही नहीं लगता, हमने कोई नोटिस भी नहीं लगाया। मैनेजर उसे बीच में ही टोक देता है। वो निराशा में सिर हिलाती है और मैनेजर चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम कितनी बेवकूफ लड़की हो। फिर जेम्स की तरफ ध्यान देते हुए वो आत्मविश्वास से कहता है, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैनेजर जेम्स को सिर से पैर तक तिरस्कार भरी नजर से देखता है। उसके सेल्समैन वाले अंदाज जाग जाते हैं। इस आदमी के पास शायद 200 युआन भी नहीं होंगे, वो सोचता है, और ये स्वान बे ऑफिस में आने की हिम्मत करता है। ये हमारे वीआईपी क्लाइंट के रास्ते में आ रहा है, मैं इसे जल्दी से हटा दूंगा। वो जेम्स के पास जाता है जो अभी भी मॉडल देख रहा था और पीछे से कहता है, कुछ लोगों को अपनी जगह पता होनी चाहिए। अगर तुम इसे खरीद नहीं सकते तो लोगों का समय और भावनाएं बर्बाद मत करो। अगर तुम खरीदने के बारे में सीरियस हो तो जल्दी करो, हमेशा देखते रहने का क्या फायदा। जेम्स उलझन में उसकी तरफ मुड़ता है, खुद की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? मैनेजर सवाल को नजरअंदाज करता है और आयरीन पर चिल्लाता है, आयरीन यहाँ आओ, हर जगह धूल है, इसे जल्दी साफ करो। क्या होगा अगर हमारे वीआईपी गेस्ट को सफाई पसंद नहीं आई? इसलिए सब कुछ साफ कर दो। आयरीन शर्मिंदा दिख रही है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, जेम्स वांग बोल पड़ा। उसकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, अगर मैं पहले ठीक से देखूंगा ही नहीं? क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं? मैनेजर ने अपने हाथ कमर पे रखे। उसकी आवाज में घमंड था। तुम्हारे पूरे हाव भाव से लगता है कि तुम्हारे पास 200 युआन भी नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि हमारे घरों की कीमत कितनी है? 3 लाख युआन प्रति स्क्वायर मीटर। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? मैं तुम्हें इज्जत से जाने का मौका दे रहा था, लेकिन क्योंकि तुम खुद को शर्मिंदा करने पर तुले हो तो मुझे दोष मत देना। जेम्स का चेहरा सख्त हो गया। यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं लगता। लोगों को उनके पहनावे से जज करा जाता है। अगर आप संभावित खरीदारों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये घर इतनी ज्यादा कीमतों के लायक है। मैनेजर मुस्कुराया और अपनी बाहें क्रॉस करते हुए कहता है, तुम बस इसलिए कड़वे हो क्योंकि तुम इसे खरीद नहीं सकते। अचानक जेम्स का फोन बजता है। वो मुस्कुराते हुए फोन उठाता है। दूसरी तरफ से पहले वाली महिला की जानी पहचानी आवाज आती है और वो गर्मजोशी से कहती है, मिस्टर जेम्स, क्या आप सेल्स ऑफिस पहुंच गए हैं? अगर आपके कोई सवाल है तो आप मैनेजर वांग से पूछ सकते हैं। उसकी आवाज सुनकर मैनेजर का घमंडी चेहरा उतर गया। वो जम गया।
आवाज अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। जेम्स एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ फोन पर जवाब देता है। मैनेजर वांग, ओह, उसने अभी कहा कि मैं खुद को शर्मिंदा कर रहा था और घर खरीदने के लायक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं और खरीदूंगा। चलो ये सौदा कैंसिल कर देते हैं। फोन के दूसरी तरफ महिला अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मिस्टर जेम्स, कृपया बैठिए, मैं अभी आती हूँ। उसने फोन नीचे पटका और धीरे से बड़बड़ाई। ये मैनेजर वांग, क्या वो पूरी तरह से पागल हो गया है? एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना वो अपने ऑफिस से बाहर भागी और सीधे रेड चिंग रियल एस्टेट सेल्स ऑफिस की ओर गई और उसने हमारे हीरो से कहा, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, कृपया इंतजार करें, आप वहां से मत जाइए। डिप्टी जनरल मैनेजर ली वान यिंग अपने ऑफिस से जल्दी में निकलती है। एक आदमी एक स्लीक काले सूट में उसके लिए कार का दरवाजा खोलता है और वो अंदर बैठ जाती है। स्वान बे सेल्स ऑफिस की ओर चलो, उसने जल्दी से ड्राइवर को आदेश दिया। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ मैम। कार तेजी से सेल्स ऑफिस की ओर बढ़ गई। अंदर ली वान यिंग गुस्से में अपना फोन डायल करती है। मैनेजर वांग, तुमने क्या किया? अगर ये रहस्यमय क्लाइंट नाराज हो गया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वीआईपी क्लाइंट का अच्छे से ख्याल रखना? क्या तुमने सुना भी? लाइन के दूसरी तरफ मैनेजर वांग ने बेफिक्र दिखने की कोशिश करते हुए जबरदस्ती हंसा और बड़बड़ाया, ये आदमी बेकार है। इस बीच सेल्स ऑफिस में मैनेजर वांग ने आयरीन पर इल्जाम डालते हुए उसे डांटा। मैंने तुमसे दूसरे क्लाइंट्स को हटाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब अमीर क्लाइंट नाराज हो गया होगा, सोच रहा होगा कि हम फालतू लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। जेम्स अभी भी सब देख रहा था और माथे पर शिकन के साथ खुद से सोचा, मुझे लगा था कि वो अपने सुपीरियर की आवाज पहचान लेगा, लेकिन लगता नहीं। वांग का गुस्सा फूट पड़ा और उसने आयरीन लिली को फटकारा। अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सकती तो खूबसूरत होने का क्या फायदा? अब तुमने वीआईपी क्लाइंट को नाराज कर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है। आयरीन के चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। आयरन मैनेजर से कहती है, मैनेजर वोंग, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी। वोंग जेम्स को एग्जिट की तरफ धकेलता है। तुम गरीब नक्कारा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हांगकांग में तुम्हारे क्या कनेक्शंस हैं। अब तो राजा भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ से निकल जाओ, तुम बिजनेस के लिए खराब हो। उसी पल ली वांगिन सेल्स ऑफिस में आती है। उसकी रौबदार मौजूदगी से सब अपनी जगह पर जम जाते हैं। पीछे से मैनेजर जेम्स से कह रहा होता है, क्या तुमने सुना? निकल जाओ। फिर वो मुड़ता है और ली वांगिन को देखता है। उसका लहजा तुरंत बदल जाता है। मैनेजर ली, आप यहाँ हैं। असल में हुआ ये कि ली वांगिन उसे देखे बिना ही आगे बढ़ जाती है। वोंग को लगता है कि वो जेम्स के अभी भी वहां होने से परेशान है और घमंड से सोचता है, मैनेजर ली इस बेचारे लड़के के यहाँ घूमने से बहुत गुस्सा होंगी। लेकिन सबको हैरानी होती है। ली वांगिन जेम्स के सामने झुककर सम्मान से कहती है, मिस्टर जेम्स, मैं ली वांगिन हांगचुंग रियल एस्टेट की डेप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ। आप मुझे मिस ली कह के बुला सकते हो। वो सीधी खड़ी होती है और घबराई हुई दिखती है। मैं आपके खराब अनुभव के लिए माफी चाहती हूँ। मैनेजर वोंग ने बदतमीजी के लिए, कृपया हमें माफ करें। वहीं ये देखकर वोंग का जबड़ा नीचे गिर जाता है। उसका पहले वाला घमंड उसके चेहरे से गायब हो जाता है। वो लड़खड़ाकर पीछे हटता है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जेम्स आत्मविश्वास से अपने हाथों को जेब में डालकर खड़ा होता है। जबकि आयरीन दूर से देखते हुए सोचती है, तो ये वही वीआईपी क्लाइंट है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ली वांगिन अपनी बात जारी रखती है। उसकी आवाज स्थिर लेकिन माफी वाली थी। हम भविष्य में हांगचुंग में इस तरह के भेदभाव को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। हम सभी क्लाइंट्स के साथ समान और ईमानदारी से पेश आने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमें एक और मौका देंगे। वहीं वोंग अब पीला पड़ गया था और घबराया हुआ था। वो हकलाता है, मैनेजर ली, क्या आप सच कह रही हैं? वो सच में अमीर आदमी कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में बातें घूमने लगती हैं। 300 मिलियन युआन की प्रॉपर्टी का रहस्यमय खरीदार एक इतना जवान, गरीब और बिना किसी पहचान के कैसे दिख सकता है? वो सस्ते कपड़े क्यों पहनेगा? लेकिन ली वांगिन उसकी तरफ मुड़ती है। उसका चेहरा ठंडा था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि क्लाइंट्स को उनके पहनावे से जज मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इन शब्दों को सुनकर वोंग के पैर कांपने लगते हैं। जैसे ही वो सोचता है कि मेरा काम खत्म, ली वांगिन उसकी तरफ उंगली करती है। उसका लहजा तेज था। कुछ प्रॉपर्टी बेचकर तुम घमंडी हो गए हो। कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वोंग घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैनेजर ली, कृपया मुझे माफ कर दो। मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं जिनका मुझे पालन पोषण करना है। मैं मॉर्गेज और कार लोन चुका रहा हूँ और मेरी बेटी का इलाज महंगा है। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। वो उसके पैर पकड़कर रोने लगता है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ली वांगिन नीचे देखती है। उसने उसे नफरत से देखा। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। हम बिजनेस चला रहे हैं, चैरिटी नहीं। अपने कामों पर सोचो। बेचारा वोंग जेम्स की तरफ घुटनों पर रेंगता हुआ गया, उसके जूते पकड़कर। वो गिड़गिड़ाया, मिस्टर जेम्स, मैंने आपको आपकी शक्ल देखकर गलत समझा। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। पीछे से आयरीन कांप रही थी, सोच रही थी, अब मेरी बारी होगी। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? जेम्स ने आयरीन को देखकर शांति से मुस्कुराया। ये फीमेल सेल्स एजेंट अच्छी है, इसे मैनेजर बना दो। ली वांगिन का चेहरा नरम पड़ गया। उसने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। ठीक है मिस्टर जेम्स, क्या हम अब प्रॉपर्टीज देखने चलें? वोंग का चेहरा निराशा से बिगड़ गया। वो आयरीन अब मैनेजर है। जेम्स ने अंगड़ाई ली और कैजुअली कहा, देर हो रही है, क्या मैं अभी भी प्रॉपर्टीज देख सकता हूँ? ली वांगिन ने प्रोफेशनल मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेशक, मैं आपको पर्सनली ले जाऊंगी। सीन वापस आयरीन पर शिफ्ट होता है, जिसे पता चलता है कि उसे प्रमोट कर दिया गया है। वो सदमे से उस जगह से गायब हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद से फुसफुसाती है, क्या मुझे अभी अभी प्रमोशन मिला? ये जरूर एक सपना होगा, है ना? इसी बीच जेम्स के सिस्टम में अचानक एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। पर्सनल कॉम्प्लीमेंट अनलॉक हो गया है। सिस्टम के कॉम्प्लीमेंट्स को कभी कम मत समझना, वे मुश्किल मल्लों में काम आ सकते हैं। जेम्स रहस्यमय तरीके से मुस्कुराता है, सोचता है, ये सिस्टम तो मजेदार भी हो सकता है। सीन एक आंगन में बदलता है, जो विला के एंट्रेंस की तरफ
जाता है। शानदार एस्टेट सुंदर पौधों और एक बहुत ही अच्छे से डिजाइन किए गए बगीचे से सजा हुआ है जो शानो शौकत दिखा रहा है। गेट खुलता है जिसमें काले सूट पहने हुए पुरुष नौकर और यूनिफॉर्म में नौकरानियां सभी नए मालिक का स्वागत करने के लिए लाइन में खड़े हैं। जनरल मैनेजर ली वानगेन गर्व से उन्हें इशारा करती है। ये विला के बटलर हैं जो आपकी सुरक्षा और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। स्टाफ सम्मान से झुकता है। आपके नए घर में स्वागत है मास्टर। शिंग वोंग के बगल में चलते हुए ली विंग आगे कहती है, मिस्टर एच प्लीज अंदर आइए, हम जल्द ही आपके लिए ऑटोमेटिक गेट रिकॉग्निशन सिस्टम सेट कर देंगे। एक बटलर ली को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है, वो उन्हें जेम्स को देती है। मिस्टर जेम्स, ये प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज इन्हें देख लीजिए। जेम्स डॉक्यूमेंट्स लेता है। उसकी एक्साइटमेंट मुश्किल से कंट्रोल हो रही थी। 300 मिलियन युआन का लग्जरी घर, मुझे माफ करना, मैं तो बस एक गांव का गवार था जिसने इतना महंगा घर नहीं देखा, मुझे इसे अच्छे से देखना होगा, वो सोचता है। सर्टिफिकेट उठाते हुए बॉक्स खोलते ही उसे अंदर एक चमकीला लाल सर्टिफिकेट दिखता है। उसे उठाते हुए वो हैरान होता है, ये सर्टिफिकेट कितना प्रीमियम लग रहा है। वो सर्टिफिकेट वापस रख देता है और कैजुअल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, रास्ता दिखाओ। ली वन यान पल भर के लिए हैरान रह जाती है। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए सोचती है, जैसा कि एक टाइकून से उम्मीद थी, 300 मिलियन युआन का घर और वो तो डीड चेक करने की भी जहमत नहीं उठाता। वो एक बहुत बड़े शानदार विला की ओर इशारा करती है। इसके बाद वो मिस्टर जेम्स से सम्मान से कहती है। जेम्स आराम से आगे बढ़ता है, हाथ जेब में डाले। उसके बगल में चलते हुए ली वन यान समझाती है, हमने प्राइवेट गार्डन डिजाइन करने के लिए एक जाने माने लैंडस्केपर को हायर किया है और विला का इंटीरियर डेकोर एक इंटरनेशनल डिजाइनर ने संभाला है। वो जेम्स को देखती है और सोचती है, उसके जैसा शांत स्वभाव वाला अमीर बॉस जरूर किसी छिपे हुए परिवार का यंग मास्टर होगा। वो शायद परेशानी से बचने के लिए लो प्रोफाइल बनाए हुए है। वही जेम्स विला को सोच समझ कर देखता है। लैंडस्केपिंग प्रभावशाली है, लेकिन मेरे माता पिता की पसंद को देखते हुए हमें पत्ता गोभी और बैंगन लगाने के लिए एक गार्डन प्लॉट प्लान करना होगा। उन्हें ये पसंद है। उसकी नजर पास के एक वाटर पार्क पर जाती है। जैसा कि एक टॉप लग्जरी रेजिडेंस से उम्मीद थी, ये इलाका स्ट्रिंग बीन्स और करेले के लिए एकदम सही होगा। वही ली वन यान उसके सोच भरे हाव भाव को देखकर पूछती है, मिस्टर जेम्स, अगर कुछ भी असंतोषजनक लगता है तो हम बदलाव के लिए डिजाइनरों से संपर्क कर सकते हैं। जेम्स अपनी ठोड़ी सहलाता है और जवाब देता है, मैं इस पर कुछ सोचूंगा, इसे निश्चित रूप से रीडिजाइन करने की जरूरत है। बहुत सारी अव्यावहारिक चीजें हैं, मेरे माता पिता इसके साथ सहज नहीं होंगे। उसी पल सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से पॉपअप होता है और सिस्टम जेम्स से कहता है कि अहंकार का पता चला है। होस्ट ने सिर्फ 1 मिनट में 300 मिलियन युआन की प्रॉपर्टी को नापसंद करने के 3 कारण ढूंढे, इसलिए इनाम के तौर पर 99,999 बोनस पॉइंट मिले हैं और इसके साथ एक नया स्किल अनलॉक हुई है। वहीं इस चीज को देखकर जेम्स अजीब तरह से हंसता है। इस सिस्टम में तो कॉस्ट्यूम का चांस भी है। इस बार सिस्टम चंचल अंदाज में जवाब देता है, जब होस्ट जीवन में लेवल अप करता है तो सिस्टम भी करता है। चुमी एक्टिवेट हो गया। ली वन यान उसके व्यवहार को गहरा समझते हुए मुस्कुराती है और कहती है, मिस्टर जेम्स, आपकी खरीदारी ने इस डिस्ट्रिक्ट का क्राउन ज्वेल आपका बना दिया है। इतनी कम उम्र में आपका भविष्य असीमित है। हमारी सीईओ ने आपकी उदारता के बारे में सुना है और हमें आपको अच्छी तरह से ट्रीट करने का निर्देश दिया है। वो अपनी बिजनेस ट्रिप से लौटने पर आपसे मिलने का प्लान बना रहे हैं। जनरल मैनेजर के सुझाव को सुनकर जेम्स आराम से पीछे देखता है और जवाब देता है, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं फिजूल खर्ची नहीं करता, इसलिए इस पर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। ली वन यान धीरे से मुस्कुराती है, अपने अंदर की उथल पुथल को छिपाते हुए कहती है, ये हमारा कर्तव्य है मिस्टर जेम्स, हम भविष्य में आपके निरंतर समर्थन की उम्मीद करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उसके विचार तेजी से घूम रहे थे। आराम से 300 मिलियन खर्च करना और उसे कुछ भी नहीं कहना, वो किस तरह के बहुत बड़े रहस्यमय परिवार से आता है। दोनों विला के एंट्रेंस की ओर चलते हैं, जहां ली वन यान सम्मान से दरवाजा खोलती है। मिस्टर जेम्स, हम पहुंच गए हैं, कृपया अंदर आइए। जेम्स बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर कदम रखता है। उसका चेहरा शांत और गंभीर है। इस बीच पास के एक और शानदार विला में एक खूबसूरत जवान औरत अपने शीशे के सामने बैठी है। वो रुकती है और पूछती है, अंकल जैंग, आज वो विला किसने खरीदा? उसके बगल में खड़ा बूढ़ा आदमी जवाब देता है, हैंक सरनेम वाला एक जवान आदमी। वो 20 साल की शुरुआत में लगता है। औरत का हाथ बीच में ही रुक जाता है। वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। 20 साल की उम्र में? अंकल जैंग सिर हिलाते हैं। हाँ यंग मिस, क्या हमें उसके बैकग्राउंड की जांच करनी चाहिए? वो अपनी आंखें बंद करती है और धीरे से सांस छोड़ती है। हल्की सी मुस्कान आती है। कोई जरूरत नहीं। जो आदमी आराम से 300 मिलियन युआन का विला खरीद सकता है, वो निश्चित रूप से आम नहीं है। अगर हम उसके बैकग्राउंड की जांच करेंगे तो उसे पता चल जाएगा और उसे नाराज करना समझदारी नहीं है। शान से खड़ी होकर वो कहती है, एक सही तोहफा चुनो, हम किसी और दिन उससे मिलने जाएंगे। अंकल जैंग सिर हिलाते हैं। हाँ, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आप अभी सीरीज के अगले हिस्से का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सब्र रखें। वहीं हम 3 महीने बाद देखते हैं कि जेम्स की कंपनी का फाउंडिंग डे था। कंपनी में सबके सामने गर्व से खड़े होकर जेम्स ने घोषणा की, 3 महीने की तैयारी के बाद हमारी डुजुन मीडिया कंपनी आखिरकार खुल रही है। हम डायरेक्टर गाओ वेन को पिछले 3 महीनों में सभी को ट्रेनिंग देने में उनकी कड़ी मेहनत के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। सभी को उनकी कोशिशों का बदला चुकाने के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए। जिस पर वहां खड़ी लड़कियां चिल्लाते हुए कहती हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। कमरा तालियों और एक्साइटमेंट से भर गया और जेम्स ने गाओ वेन के साथ एक समझदारी भरी मुस्कान शेयर की। दोनों सोच रहे थे कि वे कितनी दूर आ गए हैं। उन्होंने 3 महीने पहले की बात सोची, जब गाओ वेन ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा था, मुझे लाइव स्ट्रीम करना है और नए टैलेंट को ट्रेन करना है। और जेम्स ने शांति से जवाब दिया, नए लाइव स्ट्रीमर से मिलने वाले कमीशन का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। इस बात को सुनकर गाओ वेन हैरान रह गई, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? लेकिन जेम्स मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम डुजुन की फाउंडिंग हीरोइन हो। इसके अलावा हर प्रोफेशन की अपनी एक्सपर्टीज होती है। तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसेस, अकाउंट ऑपरेशंस और व्यूअर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है तुम सब जानती हो। मैं ये अकेले नहीं कर सकता था, लेकिन एक बार जब कंपनी स्मूथली चलने लगेगी तो अगर तुम चाहो तो फ्रंट लाइंस पर आ सकती हो। जिस पर गाओ वेन ने पक्के इरादे से सिर हिलाया, मैं पर्दे के पीछे ही रहना चाहती हूँ। इस बीच सीन स्विफ्ट होता है। वहीं ओपोनेंट कंपनी के बॉस के ऑफिस में माहौल अलग था। वो अपने फोन को घूर रहा था। क्या
ये डुजुन मीडिया का अकाउंट नहीं है। ये लोग ऐसे लाइव स्ट्रीमर साइन कर रहा है जैसे ये फैशन शो चल रहा हो। जेम्स ऐसे टाइम और एज में बिल्कुल जीरो से शुरू करके मेरे ठीक सामने एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी खोलना चाहता है। क्या ये सब इतना आसान है? डुजुन मीडिया, तुम्हारे पास मुझसे कम्पीट करने के लिए ऐसा क्या ही है? इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, वहां एक पर्सन आकर कहता है, हमारी कंपनी के बाहर डुजुन मीडिया क्या कर रही है? क्या ये सब बस हमसे मुकाबला करने के लिए है? वहीं इस पर्सन को देखकर मैनेजर ने उस पर्सन को खुशी से ग्रीट किया। कजिन, तुम अपनी ट्रिप से वापस आ गए हो, भाभी कैसी है? बॉस का बर्ताव तुरंत बदल गया। उसका पिछला घमंड चापलूसी वाली विनम्रता में बदल गया। बॉस, आप सही समय पर आए हो। मैं अभी इसी डुजुन मीडिया से निपटने की स्ट्रैटेजी बना रहा था। जिस पर बॉस कहता है, ये तो पुराने नियम है। बेशक, उन्हें सबक सिखाओ, उन्हें पता चले कि लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में बॉस कौन है। उसी समय डुजुन मीडिया में जेम्स अपने ऑफिस में डिजाइन के ढेर के साथ बैठे थे। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये डिजाइनर सिर्फ स्टाइल पर ध्यान देते हैं, असली चीज पर नहीं। मेरा 300 मिलियन युवान वाला प्रोजेक्ट शानदार और क्रिएटिव होना चाहिए। और दरवाजे पर दस्तक से वो अपने ख्यालों से बाहर आए। गाओवेन अंदर आई, उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा, हमारे एंकरों को म्याओ ग्रुप से पीके इन्विटेशंस मिले हैं। उन सभी के पास कम से कम 1 मिलियन फैन है और वह सभी एक ही फील्ड के एंकरों को टारगेट कर रहे हैं। उसने अपना फोन आगे बढ़ाया। इसे देखो, म्याओ की मिनी कोको ने मुझे पीके इन्विटेशन भेजा है। 1 मिलियन फैन बनाम मैं, क्या ये सिर्फ हमें टारगेट नहीं कर रहे हैं? दूसरे लोगों ने घबरा कर कहा, बॉस, मुझे भी एक मिला है। अगर हम हारते हैं तो हमें अपने नामों में म्याओ प्रीफिक्स जोड़ना होगा। जिस पर जेम्स हंसते हुए कहता है, क्या ये उनकी पुरानी चाल नहीं है? 1 मिलियन फैन वाले लोग सिर्फ 10,000 फैन वाले एंकरों को धमका रहे हैं। कितने बेशरम है। इसके बाद में जेम्स अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। उसके चेहरे पर शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। जेम्स अपने मन में सोचते हुए कहता है, वे बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हैं और हमारी कंपनी के मुख्य लाइव स्ट्रीमर्स को टारगेट कर रहे हैं, जबकि छोटे वालों को पीके के लिए लालच दे रहे हैं, सिर्फ अपने फैन को भड़काने के लिए। उन्हें कोशिश करने दो, उन्हें लगता है कि वे हमें डरा सकते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हम उन्हें दिखाएंगे कि डुजुन मीडिया क्या कर सकता है। वे नई लाइव स्ट्रीमिंग कंपनियों से कह रहे हैं कि वे इस इंडस्ट्री के टॉप बॉस हैं। कितनी चालाक चाल है, लेकिन अफसोस कि उन्होंने इस बार गलत दुश्मन चुन लिया है। जेम्स आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। क्या पीके गिफ्ट से होने वाली कमाई के बारे में नहीं है? हमारे लाइव स्ट्रीमर से कहो कि वे पीके एक्सेप्ट करें। गाओवेन उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गई। रुको, क्या तुम नए लाइव स्ट्रीमर्स को रॉकेट भेजने के लिए अपनी जेब से पैसे दोगे? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। लेकिन जेम्स अचानक रुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसका प्लान कितना खर्चीला लग रहा था। उसने अपना लहजा नरम किया और सिर खुजाते हुए कहा, क्या मैं अभी थोड़ा ज्यादा बोल गया? गाओवेन खुद को बार में हुए पीके को याद करने से नहीं रोक पाई और उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। बड़ा भाई, उसने खुद से कहा, क्या ये बिग ब्रदर जेम्स हो सकता है? जेम्स ने एक उंगली उठाई और उसके विचारों को बीच में ही रोक दिया। गाओवेन, चिंता मत करो, पैसा तभी पैसा होता है जब उसे खर्च किया जाता है। उसे अपने हाथों में रखना सिर्फ एक नंबर है। गाओवेन हिचकिचाई। उसका प्रैक्टिकल साइड सामने आया। लेकिन हमें फिर भी पैसे को समझदारी से स्पेंड करना चाहिए, उसने जवाब दिया। आखिरकार आधे से ज्यादा पैसा चैनल फीस और प्लेटफॉर्म कमीशन में चला जाता है। उसके विचार घूमने लगे। उसने मेरे लिए लाखों करोड़ों रुपए टर्मिनेशन फीस में दिए और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने मुझे पहले भी लाखों करोड़ों रुपए के रॉकेट भेजे थे। फिर भी जेम्स में आत्मविश्वास झलक रहा था। जेम्स ने गाओवेन से कहा, तुम इस तरह नहीं सोच सकती। जिंदगी छोटी है, इसलिए क्यों बचाना? इसके अलावा मैं लापरवाही से खर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे पॉपुलैरिटी की कमी है और अंदाजा लगाओ, ये मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये हमारा मौका है। अगर हम इसका फायदा उठाते हैं तो हमारी कंपनी की इज्जत पूरी इंडस्ट्री में आग की तरह फैल जाएगी। वो आगे झुका। उसका लहजा शांत लेकिन असरदार था। 10 लाख फैन वाला एक लाइव स्ट्रीमर जिज्ञासा जगाने के लिए काफी है। दर्शक ये देखने आएंगे कि हम किस चीज के बने हैं और यहीं पर तुम काम आओगी। नए लोगों को ट्रेन करने और कंटेंट बनाने की तुम्हारी काबिलियत ही काम आएगी और एक बार जब वे यहाँ आ जाएंगे तो उन्हें बनाए रखना हमारा काम है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जीत जाएंगे। चिंता मत करो, मुझे अपनी हदें पता है। मैं तुम्हें एक स्टेबल इनकम कमाने में मदद करूंगा। उसकी बातें सुनकर गाओवेन के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखों में पक्का इरादा भर गया। जैसा कि उसने सोचा वो सही कह रहा है। उसका विजन मेरे विजन से बहुत आगे है। उसने पहले ही करोड़ों खर्च कर दिए हैं तो कुछ और करोड़ क्या है। साथ ही उसने म्याओ ग्रुप में ऑपरेशंस और मार्केटिंग में काम किया है। उस एक्सपर्टीज का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर वो मुझ पर भरोसा करता है तो मुझे भी उस पर भरोसा करना चाहिए। इसके बाद सीन डुजुन के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में जाता है जहां एक लड़की गाओवेन से कहती है, सिस्टर गाओवेन, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम पीके एक्सेप्ट करते हैं तो हम पक्का हार जाएंगे। जिस पर गाओवेन ने कहा, इन्विटेशन एक्सेप्ट करो। इस बीच जेम्स के ऑफिस में स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। म्याओ और डुजुन के बीच पीके बैटल शुरू हो गया था। जैसे ही बैटल शुरू हुआ, स्ट्रीमर्स पहले से ही कान तक मुस्कुरा रही थीं और महंगे गिफ्ट्स की बौछार के लिए धन्यवाद दे रही थीं। इस बीच जेम्स के फोन पर ग्रुप चैट से मैसेज आने लगे। क्या तुमने सुना? डुजुन मीडिया और म्याओ मीडिया आमने सामने है। डुजुन मीडिया तो बस एक चट्टान पर कंकड़ फेंक रहा है। वे बस म्याओ का स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल भी ओरिजिनलिटी नहीं है। सब के सब जोकर हैं। डुजुन की स्ट्रीम पर कमेंट्स बहुत बुरे हैं। फैंस सिर्फ उन्हें रोस्ट करने के लिए आ रहे हैं। देखते हैं म्याओ का बॉस इन नकलचियों को कैसे कुचलता है। बॉस, बाहर आओ और इन जोकरों को डिसिप्लिन में लाओ। वहीं हम जेम्स को देखते हैं जिसने धीरे से अपना फोन नीचे रखा। उसका चेहरा शांत था, बिल्कुल बेफिक्र, जबकि उसके चारों ओर शोर हो रहा था। उसके विचार पूरी तरह से कुछ और ही सोच रहे थे कि क्या उसे रोजवुड फर्नीचर का पूरा सेट लेना चाहिए या शायद फ्रेंच विंटेज स्टाइल। अब ये एक असली दुविधा थी। उसकी सोच तब टूटी जब गाओवेन ऑफिस में आई। उसके चेहरे पर निराशा और जल्दबाजी का मिला जुला भाव था। उसने बताया, पीके में वोट कम हो रहे हैं बॉस। वे तैयार होकर आए हैं। उनके बड़े खर्च करने वाले आज वोटिंग पर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। हमारी तरफ से सब कुछ तैयार है। और गाओवेन जेम्स से कहती है, हमारे अकाउंट्स तैयार हैं और पैसे लोड हो गए हैं। हमें कब कदम उठाना चाहिए? वहीं ये सुनकर जेम्स मुस्कुराया। उसके हाव भाव में शांत आत्मविश्वास था और उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। कोई जल्दी नहीं है, अभी सही समय नहीं है।
उन्हें आराम करने दो और अपनी ताकत इकट्ठा करने दो। जब उनकी लोकप्रियता चरम पर होगी और जब मजाक सबसे जोर से होगा तभी हम हमला करेंगे। जिस पर गाओ वेन ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं बहुत जल्दबाजी कर रही थी। हालांकि जेम्स ने आगे कहा, स्ट्रीमर्स की मानसिक स्थिति बहुत जरूरी है। सुनिश्चित करें कि वे आरामदायक और आत्मविश्वासी रहें। उनसे कहो कि चाहे कुछ भी हो वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। जीते या हारे, जब तक वे अपना सब कुछ देंगे उन्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। इस बीच म्याओ ग्रुप में बॉस पहले ही जश्न मना रहा था। कजिन, आज रात जीत हमारी है, चलो पार्टी जल्दी शुरू करते हैं, उसने एक घमंडी मुस्कान के साथ कहा। मन ही मन वो खुश हो रहा था। तो क्या हुआ अगर हम गाओवेन को हार गए? हम फिर भी लाखों करोड़ों का रेवेन्यू कमाते हैं। लेकिन उसका कजिन प्रभावित नहीं हुआ। एक छोटी कंपनी को हराने में जश्न मनाने जैसा क्या है? ये तो उम्मीद थी, उसने ठंडेपन से कहा, जिससे बॉस की मुस्कान फीकी पड़ गई। लेकिन तभी बॉस को पछतावे का झटका लगा। उसने गाओवेन के जाने पर मोटी टर्मिनेशन फीस तो ले ली थी, लेकिन उसकी प्रतिभा को खोना ऐसा लगा जैसे उसके हाथों से एक बड़ी मछली फिसल गई हो। लेकिन तभी वो अपने पी फोन में देखता है कि लोग मैसेज में बातें कर रहे हैं, क्या तुम्हें पता है कि ये तो गाओवेन है और अब वो अपनी खुद की कंपनी चला रही है। वहीं ये देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने मैनेजर से पूछा कि ये सब क्या चल था? भला गाओवेन डुओजन मीडिया के पास कैसे पहुंची? मैनेजर हकलाया और शब्दों के लिए जूझ रहा था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो अपने कजिन को खुद को नाकाबिल नहीं दिखाना चाहता था। उसने जल्दी से एक बहाना बनाया, लेकिन बेचैनी उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मैनेजर ने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए कहानी बनाता है। गाओवेन पहले आराम से रहती थी और उसने अपनी मीठी मीठी बातें करके जेम्स का बटुआ खुलवा लिया। शायद इसी तरह उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया होगा। वो लाखों डॉलर लेकर चली गई होगी और घमंडी हो गई होगी, ये सोचकर कि वो सीढ़ी चढ़कर बॉस बन सकती है। उसके कजिन ने बात पर गौर किया और सिर हिलाया और बात खत्म कर दी और कहता है, ठीक है, बस ये पक्का कर लो कि तुम सिचुएशन कंट्रोल करो और हमें आज जीतना ही है। उसी पल एक एम्प्लॉय घबराया हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। बॉस बॉस, ये बुरा है, डुओजन के लाइव स्ट्रीम रूम में रॉकेट और यॉट की बाढ़ आ गई है। वहीं ये सुनकर बॉस का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसका असिस्टेंट डर से कांपते हुए बोला, ये सिर्फ एक राउंड के गिफ्ट नहीं है, वे उनकी लहरें भेज रहे हैं। वो दोनों देखते हैं कि रॉकेट से स्क्रीन भर गई है। दोनों हैरान होकर मॉनिटर की तरफ मुड़े। जैसे ही स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई, वो जोर से चिल्लाया, बस एक राउंड बॉस। वो अपने मैनेजर से कहता है कि जल्दी से उन्हें कुचल दो। वहीं हम दूसरी तरह जेम्स के ऑफिस में देखते हैं। वहीं हम देखते हैं कि गाओवेन जमी हुई खड़ी हुई है और हैरान होकर चीजों को होते हुए देख रही होती है। हर कुछ सेकंड में जेम्स शांति से अपने फोन पर टैप कर रहा था, जिससे सिस्टम महंगे गिफ्ट की घोषणाएं ब्रॉडकास्ट कर रहा था। और सिस्टम कहता है, होस्ट को इतने खुले दिल से पैसे खर्च करने के लिए बधाई। इनाम के तौर पर 888246 वॉन दिए गए हैं। आखिरकार गाओवेन खुद को रोक नहीं पाया और वो जेम्स से कहती है, हम पहले ही जीत गए हैं, तुम इतने सारे गिफ्ट क्यों भेज रहे हो? उनके पी के बार खत्म हो गए हैं। और गाओवेन अपने मन में कहती है, पक्का ये वही सीक्रेट ब्रदर है। वहीं जेम्स हंसते हुए कहता है कि उन लोगों ने अभी रियल मनी देखा नहीं है, चलो उन्हें असली पैसे देखते हैं। गाओवेन स्क्रीन को देखकर अपने मन में कहती है कि ये शो ऑफ से कुछ ज्यादा ही है। जेम्स गाओवेन से कहता है, तुम्हें हमारा गोल याद है? हम यहाँ घुलने मिलने नहीं आए हैं, हम यहाँ सबसे ऊपर रहने आए हैं, जिसे कोई पार न कर सके। इसलिए जाओ और जाकर सबका मनोबल बढ़ाओ और म्याओ स्ट्रीमर्स को याद दिलाओ कि वे अपने नाम बदल लें। और इसके बाद में गाओवेन वहां से चली जाती है। वहीं जेम्स ने आराम से अपना टैबलेट उठाया। उसकी आंखें चमक उठी। आखिरकार एक डिजाइन जो मुझे पसंद है। ये मेरा सपनों का घर है, इसलिए रोजवुड या फ्रेंच विंटेज को भूल जाओ, ये स्टाइल एकदम सही है। उसने मुस्कुराते हुए अपने फोन पर नजर डाली। अब देखते हैं कि मैंने इस बार कितना पैसा कमाया। 100 मिलियन, 1 बिलियन? हाँ, सिस्टम से यही उम्मीद थी। मैं जितना ज्यादा खर्च करता हूँ उतना ही ज्यादा कमाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि म्याओ मीडिया कंपनियों के ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। एग्जीक्यूटिव्स चिल्लाकर ऑर्डर दे रही थी, 1 मिनट में मुझे डुओजन मीडिया के बारे में सब कुछ चाहिए। उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है? वे इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हैं? हमें इस कंपनी पर करीब से नजर रखने की जरूरत है। पूरे इंडस्ट्री में हर कोई सदमे में था। डुओजन मीडिया की तेजी से बढ़ती सफलता ने लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। डुओजन मीडिया की हलचल साफ महसूस हो रही थी। हमें पहली हाथ की जानकारी चाहिए, तुरंत डुओजन मीडिया के साथ इंटरव्यू करो। एक एडिटर इन चीफ चिल्लाया, मैंने पहले ही हेडलाइन तैयार कर ली है, पेड़ को हिलाना, पुरानी और नई कंपनियों के बीच गार्ड का बदलना, चलो इसे चलाते हैं। इस बीच लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मैनेजमेंट में अफरा तफरी मच गई। एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। एक रात में उन्होंने एक चमत्कार कर दिया है, प्लेटफॉर्म डायरेक्टर ने कमरे में घूमते हुए कहा। उनके स्ट्रीमर्स की औसत फैन ग्रोथ 2 मिलियन से ज्यादा है। ये हमारे लॉन्च के बाद से सबसे बड़ी सफलता है। इस कंपनी से तुरंत संपर्क करो, मैं उनसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डुओजन मीडिया में 4 खूबसूरत स्ट्रीमर्स का ब्रॉडकास्ट खत्म हो रहा था। लड़कियों की मीठी आवाजें हवा में गूंज रही थी। आज रात के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, आपके तोहफों और आपके प्यार के लिए भी। आपकी वजह से मुझ जैसी छोटी स्ट्रीमर को भी सपोर्ट महसूस होता है। जैसे ही इक्विपमेंट डिस्कनेक्ट हुआ, लड़कियां राहत की सांस लेते हुए अपनी कुर्सियों पर बैठ गईं। आखिरकार ये खत्म हो गया। उनमें से एक ने अपनी भौं पहुंचते हुए कहा। लेकिन तभी दरवाजा खुला और जेम्स अंदर आ गया। माहौल तुरंत बदल गया, क्योंकि चारों लड़कियों ने उन्हें घेर लिया। उनकी एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। बॉस, हम सच में जीत गए। मुझे पहले बहुत डर लग रहा था, लेकिन हमने कर दिखाया। वही जेम्स हमेशा की तरह दरिया दिल था। वो मुस्कुराए और उसने हाथ हिलाया। आज का सारा रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बांटा जाएगा। कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वाह बॉस, आप कितने दरिया दिल हैं। ये कितना है? क्या मैं सच में रातों रात अमीर बनने वाली हूँ? उसी पल जेम्स के फोन पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आया। होस्ट दरिया दिल है, दौलत बांट रहा है। मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ, इसलिए इनाम के तौर पर 500 मिलियन वॉन का रिवॉर्ड दिया गया है। वो बड़बड़ाने बिना नहीं रह सके। वो सिस्टम को पकड़ते हुए कहता है, इस सिस्टम के इनाम कितने रैंडम है, किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। वही
वहीं हम गाउवेन को देखते हैं जो दरवाजे पर खड़ी थी और ये सब देखकर मुस्कुराई। इसके ठीक उलट म्याऊ मीडिया में माहौल एकदम ठंडा था। बॉस और उसके चचेरे भाई ने स्टैटिस्टिक्स स्क्रीन पर घूर कर देखा। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। ऑनलाइन कमेंट्स लगातार आ रहे थे। म्याऊ मीडिया ने बहुत पैसा खर्च किया लेकिन फिर भी हार गए। क्या हुआ? डुओजिन मीडिया इतना बेहतर क्यों है? हर कमेंट के साथ उसके चचेरे भाई का चेहरा और काला होता गया। अचानक एक असिस्टेंट डरते डरते अंदर आई। बॉस, क्या हमें अपने नाम बदलने होंगे? डुओजिन मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाते हुए क्लिप्स जारी किए हैं और इसकी मांग कर रहे हैं। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। उसका चचेरा भाई अपनी सीट से उछल पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। असिस्टेंट डर कर भाग गई और पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बिना किसी चेतावनी के उसका चचेरा भाई मुड़ा और उसने मैनेजर के चेहरे पर थप्पड़ मारा। ये सिर्फ एक राउंड था। तुमने कहा था कि जेम्स उसे ज्यादा पैसे नहीं देगा। उसने स्क्रीन की ओर इशारा किया। उसकी आवाज तेज हो गई। 500 मिलियन? क्या तुम इसे ज्यादा पैसे नहीं कहते हो? वही मैनेजर कांपते हुए वहीं खड़ा रहा, ये जानते हुए कि उसके चचेरे भाई के गुस्से से बचने का कोई रास्ता नहीं था। म्याऊ मीडिया में तनाव दम घुटने वाला था। उसके चचेरे भाई की आवाज जहरीली थी। जैसे ही उसने फुसफुसाया, 500 मिलियन? अगर तुम नहीं होते तो क्या म्याऊ मीडिया अभी मजाक का पात्र होती? उन्होंने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वही मैनेजर फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमने भी तो पैसे कमाए हैं ना। वहीं ये सुनकर उसके चचेरे भाई का चेहरा और भी ज्यादा काला हो गया। उसकी आवाज बर्फीली थी। तुम बस एक बार फिर से कहने की कोशिश करो। उसका चचेरा भाई कड़वाहट से बड़बड़ाते हुए अपनी डेस्क पर लौट आया। अगर गाओवेन अभी भी यहाँ होती तो उस 500 मिलियन में से कम 100 मिलियन हमारे होते। वो शुगर डैडी उसे साफ तौर पर गाओवेन पसंद करता है। तुम्हें उसके लिए मौके बनाने चाहिए थे। वो पैसा सीधे हमारी कंपनी में आता। वही मैनेजर अपने सूजे हुए चेहरे को पकड़े हुए अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और मैनेजर कहता है वो एक गरीब आदमी था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके चचेरे भाई का गुस्सा फूट पड़ा। एक गरीब जवान आदमी को कम मत समझो। क्या तुम्हारी कुत्ते जैसी आंखें अंधी हैं? जब तुम एक अमीर और नेक इंसान को देखते हो तो उसे पहचान नहीं पाते हो? उसने अपनी मुट्ठी डेस्क पर पटकी। मैंने सुना है कि जब गाओवेन यहाँ थी तो तुमने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी। तुमने पैसे के पेड़ को कचरे की तरह समझा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। मैनेजर ने कमजोर आवाज में कहा। क्या तुमने अप्रत्यक्ष रूप से सहमति नहीं दी थी? वहीं इस बात को सुनकर उसका चचेरा भाई की लात ने उसे उड़ा दिया और कहा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वहीं सीन डुओजिन मीडिया में स्विफ्ट होता है और गाओवेन ने धीरे से जेम्स की शर्ट खींची। उसकी आवाज नर्म थी। क्या इस तरह पैसे खर्च करना सच में ठीक है? मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया और 500 मिलियन में से हमें कटौती के बाद 180 मिलियन से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हमें अभी भी लाइव स्ट्रीमर्स को लाखों करोड़ों बांटने हैं। जिस पर जेम्स हमेशा की तरह शांत होकर मुस्कुराया। असल में इसमें इतने ज्यादा भी पैसे नहीं हुए हैं। उसकी बेफिक्री ने गाओवेन को हैरान कर दिया। इतना ज्यादा नहीं, तुमने अभी एक रात में 200 मिलियन खर्च किए। जिस पर जेम्स हंसा और अपना सिर हिलाया। मैंने सिर्फ 200 मिलियन स्पेंड किए थे, बाकी लोकप्रियता में उछाल से आया। नए यूजर्स पागलों की तरह पैसे स्पेंड कर रहे थे और साथ ही प्लेटफॉर्म ने मेरे डिपॉजिट से मैच किया और 100 मिलियन के तोहफे दे दिए हैं। हम उन तोहफों का इस्तेमाल बाद में स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे। जब हम इसे राउंड अप करेंगे तो हमने असल में सिर्फ 100 मिलियन ही खर्च किए। वहीं इस बात को सुनने के बाद गाओवेन हैरान रह गई और वो अपने मन में सोचती है, क्या राउंड अप इस तरह से काम करता है? वहीं जेम्स अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन में 200 मिलियन वॉन को ज्यादा पैसे नहीं बोलूंगा। वो आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ गाओवेन की तरफ मुड़ा और कहता है, इसे कहते हैं एक खर्च करो और 10,000 वापस पाओ। तुमने मीडिया की इवैल्यूएशन देखे है ना? दूसरी कंपनियां एक टॉप लाइव स्ट्रीमर को तैयार करने में सालों और लाखों खर्च करती हैं। हमने एक ही रात में दर्जन से ज्यादा टॉप लेवल के स्ट्रीमर बना दिए और खर्चे भी तो पैसे ही होते हैं। इस छलांग ने हमारी सालों की मेहनत बचा ली है। उसकी आवाज नर्म हो गई। गाओवेन, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। नए लाइव स्ट्रीमर्स को लीड करने और उन्हें ये मौका दिलाने में मदद करने के लिए धन्यवाद। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। वहीं ये सब सुनकर गाओवेन शर्मा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तभी जेम्स ने आगे कहा, क्या तुमने कभी ये कहावत सुनी है कि लोकप्रियता इंसान को निखारती है? जब कोई सुर्खियों में होता है तो लोग स्वाभाविक रूप से उसकी खूबियों पर ध्यान देते हैं और उन्हें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। वो मोमेंटम हमारे रास्ते को आसान बनाएगा और ये तो बस शुरुआत है। मैं वैरायटी शो, फिल्मों और बहुत कुछ में इन्वेस्ट करूंगा। इन नए लोगों को चमकने के लिए मौकों की जरूरत होगी। हम एक साम्राज्य बना रहे हैं। वहीं इन सब बातों को सुनने के बाद गाओवेन एक पल के लिए वो वहीं खड़ी रहती है। जेम्स की वजह से कमरे में जोश भर गया। उसने ऐलान किया, डुओजिन मीडिया सिर्फ एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी नहीं होगी। हम एंटरटेनमेंट और इनोवेशन के हर कोने में फैलेंगे। लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन उठाकर उसने थोड़ी देर सुना और फिर हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैं मिस्टर जेम्स है। ओह, आप डेकोरेशन कंपनी से हैं? बहुत बढ़िया। थोड़ी बातचीत के बाद उसने फोन रख दिया और गाओवेन की तरफ मुस्कुराते हुए मुड़ा और गाओवेन के कंधे पर हाथ रखा। गाओवेन, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। डेकोरेशन कंपनी ने अभी मुझसे कांटेक्ट किया है। मुझे नए घर के रेनोवेशन की देखरेख करनी है। बोनस बांटने का काम तुम्हारे हाथ में है। कंजूसी मत करना और अपना हिस्सा शामिल करना मत भूलना। जिस पर गाओवेन ने हैरानी से पलकें झपकाई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। और जेम्स जाते हुए कहता है, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? नए लोगों को लीड करने के लिए परसेंटेज कमीशन, वो सब तुम्हारा है। हर किसी को ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत और खुशी से काम करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करना चाहिए। यही मेरी फिलॉसफी है। उसकी कैजुअल लेकिन ऑनेस्ट बातों ने गाओवेन को कुछ देर के लिए चुप कर दिया। वो हिचकिचा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी उदारता स्वीकार करनी चाहिए या नहीं। इससे पहले कि वो मना कर पाती, जेम्स ने समझदारी भरी नजर से कहा, मुझे गलत तरीकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हर किसी को वही मिलना चाहिए जो उसने कमाया है। इसी तरह हम वफादारी और भरोसा बनाएंगे। उसकी बात सुनकर गाओवेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने सिर हिलाया। उसकी हिचकिचाहट खत्म हो गई। ठीक है, मैं समझ गई।
वहीं सीन स्विफ्ट होता है और हमें जेम्स के विला के एंट्रेंस पर उसी बुढ़े बटलर को देखते हैं। वहीं जेम्स अपने $300 मिलियन के विला के रेनोवेशन की देखरेख में व्यस्त था। मजदूर इधर उधर घूम रहे थे, कुछ दीवारें तोड़ रहे थे, दूसरे सामान ले जा रहे थे और जेम्स उन्हें आत्मविश्वास से निर्देश दे रहा था। सीमेंट और ईंटें आंगन के बाहर रखो, दीवारें तोड़ते समय सावधान रहना, लोड उठाने वाली दीवारों को नुकसान मत पहुंचाना। वहीं उसके पीछे पड़ोसी विला से एक बटलर हाथ में तोहफा लिए हुए आया। बटलर के कपड़े साफ और शानदार थे, जो एक अमीर परिवार के व्यक्ति की नजाकत दिखा रहे थे। वहीं जेम्स ने उस बटलर को देखा। वहीं बटलर ने इज्जतदार अंदाज और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़कर तोहफा पेश किया। मैंने सुना है कि नए पड़ोसी आए हैं, इसलिए मैं मिलने आया। मैं ज्यादा कुछ नहीं लाया, बस हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। वहीं जेम्स मन ही मन सोच रहा था, ये सच में एक अमीर परिवार के बटलर जैसा दिखता है, इज्जतदार और सभ्य, बिल्कुल टीवी ड्रामा वालों जैसा। वो अपनी थोड़ी सहलाते हुए कहता है, मुझे भी कभी बटलर रखना चाहिए। इसके बाद जेम्स उसके पास आया। उसने अपने दस्ताने उतारे और कहा, मुझे माफ करना, लेकिन घर में रेनोवेशन चल रहा है और काफी गंदगी है। मैं पूरी तरह से गंदा हूँ, इसलिए काफी अजीब लग रहा होगा। बटलर ने अपनी मुस्कान बनाए रखी और जवाब दिया, मुझे बिना बताए आने और आपको परेशान करने के लिए माफ करना। मैंने सोचा क्योंकि हम पड़ोसी हैं और अक्सर मिलेंगे, इसलिए मैं पहले ही मिल लूं। तोहफा देते हुए उसने आगे कहा, ताकि हम भविष्य में एक दूसरे की मदद कर सके। जिस पर जेम्स ने तोहफा स्वीकार किया। जेम्स अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये बॉक्स बहुत ज्यादा लग्जूरियस है और इस पर सोने चांदी की बारीक सजावट देखी। उसने मन ही मन सोचा, अमीर लोगों का ये इलाका सच में अलग है। इसके बाद बटलर और जेम्स ने मजबूती से हाथ मिलाया। जेम्स मुस्कुराते हुए कहता है, आप बहुत दयालु हैं। पड़ोसियों की मदद करना तो स्वाभाविक है। जब मेरा यहाँ का काम खत्म हो जाएगा तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। उसी दोपहर बाद जेम्स अपने विला घूम रहा था और चल रहे रेनोवेशन का सुपरविजन कर रहा था और थक कर वो जमीन पर बैठ गया और अपने माथे से पसीना पोंछा। और उसने मन ही मन सोचा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी देर से काम कर रहा हूँ, मुझे ब्रेक लेना चाहिए। तभी उसका फोन बजा। फोन उठाते ही उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जेम्स, इस वीकेंड हमारी क्लास का रीयूनियन है, क्या तुम फ्री हो? मैंने सुना है कि जिस लड़की पर तुम्हारा यूनिवर्सिटी में क्रश था वो भी वहां होगी। जेम्स का मूड तुरंत बदल गया। गुस्से से उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने सोचा, क्लास रीयूनियन सिर्फ ईगो की लड़ाई होती है, जहां लोग कॉलेज के दिनों की तरह एक दूसरे से तुलना करते हैं। और कॉलेज में मैं अपनी क्लास में सबसे गरीब था। हमेशा मेरा मजाक उड़ाया जाता था और उसे कुछ भी नहीं समझा जाता था, बस एक छोटा मोटा ऑपरेटर, जिसे हमेशा रीयूनियन में बैकग्राउंड डेकोरेशन के तौर पर बुलाया जाता था। लेकिन फिर उसका चेहरा एक आत्मविश्वासी मुस्कान में बदल गया। उसने जवाब दिया, जरूर। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति हैरान रह गया। वो इतनी जल्दी मान गया? जरूर, इसलिए क्योंकि वो आ रही है। इस बीच पड़ोसी विला में पिंग शाओ एक खिड़की के पास खड़ी थी, जबकि पहले वाला बटलर अपनी मुलाकात के बारे में बता रहा था। वो बहुत सज्जन और विनम्र थे, बटलर ने कहा। उन्होंने गिफ्ट बॉक्स लेने से पहले अपने गंदे दस्ताने भी उतारे और अपने हाथ पोंछे। वो एक अच्छे इंसान लगते हैं, जो कि रेनोवेशन क्रू के साथ काम कर रहे हैं और उनके साथ अच्छे से घुल मिल रहे हैं। वही ये सुनकर पिंग शाओ ने बिना मुड़े जवाब दिया, मैं समझ गई। लेकिन तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। वो तेजी से मुड़ी। उसने चिढ़कर कहा, जरूर वो फिर से आया होगा। लेकिन जेम्स की जगह एक आत्मविश्वासी जोड़ा एक दूसरे को पकड़े हुए अंदर आया। जैसे ही वे पास आए, पिंग शाओ ने भौहें सिकोड़ी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ लोगों को मत लाया करो, उसने ठंडेपन से कहा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे संबोधित किया, पिंग शाओ, ये किस तरह का रवैया है? ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। मैंने अपना मजाक कर लिया है और अब मैं सेटल होने के लिए तैयार हूँ। मैं शीशी से शादी करने का प्लान कर रहा हूँ। उसके बगल वाली लड़की थोड़ी भावुक लग रही थी और उसने धीरे से कहा, मिस पिंग, क्या आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी है? जिस पर पिंग शाओ ने बिना कुछ कहे अपना सिर घुमाया और चली गई। शिकी ने चिंतित होकर उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहा, क्या मुझे चले जाना चाहिए? मिस पिंग मुझे देखकर खुश नहीं लग रही हैं और मैं तुम्हारे रिश्ते पर कोई असर नहीं डालना चाहती हूँ। जिस पर उस आदमी ने आत्मविश्वास से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, तुम उसकी परवाह मत करो, वो बस ड्रामा कर रही है और नखरे दिखा रही है, तुम उस पर ध्यान मत दो। वही पिंग शाओ, जो कि अब दूर से ही साफ तौर पर गुस्से में थी, उसने उसकी बात सुन ली। उस आदमी ने उसकी ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, ये मत भूलो कि दादाजी ने क्या कहा था, परिवार की दौलत पाने के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। कहीं तुम मुझसे जल तो नहीं रही हो? जिस पर पिंग शाओ शांत लेकिन तेज मुस्कान के साथ जवाब देती है, जलन? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी तरह विरासत के लिए शादी करने को बेताब नहीं हूँ। इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी पिंग परिवार में आ सकता है? शादी इस बात पर निर्भर करती है कि दादाजी मंजूरी देते हैं या नहीं। उसके शब्दों से कमरे में तनाव फैल गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम एक होटल की पार्किंग को देखते हैं, जहां जेम्स ने गाओ वेन से उसे क्लास रियूनियन की जगह पर छोड़ने के लिए कहा और गाओ वेन ने कहा, मैं एक क्लाइंट को कुछ डिलीवर कर रही हूँ, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। और इसके बाद जेम्स जाते हुए अपने कपड़े ठीक करता है और खुद से सोचता है, मुझे लग रहा है कि आज मैं कुछ पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वो मुड़ता है, उसे एक होटल के सामने 3 लोग खड़े दिखते हैं। उन तीनों ने भी उसे देखा। उसे G63 में आते हुए देखकर गोरी औरत इशारा करके कहती है, क्या वो जेम्स नहीं है? एक मर्सिडीज। मार्केट प्राइस गिरने के बाद भी ये कम से कम 8 मिलियन युआन की है। उसे इतने पैसे कहाँ से मिले? ये सुनकर उसके पीछे के दोनों लड़के जेम्स की बुराई करने लगते हैं। वो अभी भी सिंगल है, वो इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकता है? वो जरूर किसी शुगर मॉमी को डेट कर रहा होगा। कोई हैरानी नहीं कि वो इतनी जल्दी रीयूनियन में आने को तैयार हो गया। इस बार उसके पास कोई सपोर्टर है। ये शुगर मॉमी जरूर बूढ़ी और बदसूरत होगी, वरना वो जेम्स को क्यों चुनेगी? उसका टेस्ट सच में अजीब है। सिर्फ उन दोनों से बात करके संतुष्ट न होने पर गोरी औरत कहती है, शुगर मॉमी या शुगर डैडी कौन जानता है, आजकल दुनिया काफी ओपन माइंडेड है।
उनकी पूरी बातचीत सुनकर जेम्स शांति से उनके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? क्या तुम लोग जल रहे हो कि मैं एक शुगर मॉमी को डेट कर रहा हूँ? क्या इसलिए कि तुम नहीं कर सकते या इसलिए कि तुम इसके लायक नहीं हो? जिस पर वो लड़की कहती है, तुमसे जलूंगी, मुझे किसी शुगर डैडी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जिस पर जेम्स कहता है, लेकिन वैंग डोडो, क्या तुमने एक फैक्ट्री मैनेजर से शादी की है? मैंने सुना है कि तुमने उसकी पत्नी को छोड़कर उसकी जगह ले ली है। जिस पर वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास मत करो। जब दोनों बहस कर रहे होते हैं तभी एक कार आती है। कार से पिंक शाओ का याज भाई एक औरत उतरता है। वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो विकलांग हो और ध्यान से उसे चलने में मदद करता है। ध्यान से मेरी जान। उसे और उसके बॉयफ्रेंड को आते देखकर तीनों दोस्त उनकी चापलूसी करने लगते हैं। वाह, गॉडेस आ गई। गॉडेस का आना सच में अलग है। उसके साथ एक फ्लावर प्रोटेक्टर भी है। ये सिर्फ एक फ्लावर प्रोटेक्टर नहीं है, उसके साथ वाला लड़का पिंक फैमिली का सबसे बड़ा यंग मास्टर है। मैंने उसे न्यूज में देखा था। वहीं जेम्स से कोई रिएक्शन न देखकर एक लड़का पास आता है और जेम्स को उकसाता है। मैंने जैंगची से सुना कि तुमने इसीलिए आने का फैसला किया क्योंकि गॉडेस आ रही है। तुमने उसे देखा, तुमने उसे ग्रीट क्यों नहीं किया? क्या तुम्हारी शुगर मम्मा इतनी सख्त है? हालांकि जेम्स कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जेम्स भी उसके साथ खेलता है। वो उस लड़की के पास जाता है और कहता है, हेलो मैंगसी, जिस पर वो अजीब तरह से जवाब देती है, हेलो। उसे ग्रीट करने के बाद जेम्स उस लड़की की तरफ मुड़ता है और उसे ताना मारता है, मेरी शुगर मम्मा सख्त नहीं है, मैंने उसे ग्रीट कर लिया, अब तुम लोग अपनी चापलूसी जारी रख सकते हो, मैं अंदर सीट पर जा रहा हूँ। इतना कहकर जेम्स अंदर चला जाता है। वहीं पीछे उसके क्लासमेट्स उसके बारे में फुसफुसाहटे रह जाते हैं कि वो बस एक मेंढक है जो हंस के मांस के पीछे पड़ा है। ये देखकर कि वो उसे नहीं पा सकता, वो भाग रहा है। क्या उसे लगता है कि वो मैंगशी के लायक है? उसे आईने में देखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो पिंक परिवार के छोटे मालिक के लायक है। वहीं मैंगशी का बॉयफ्रेंड जाते हुए कहता है, जब तुम्हारा खाना हो जाए तो मुझे बताना और मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड जाता है, तीनों दोस्त उसके पास आते हैं और उसकी चापलूसी करते हैं। वाह मैंगशी, हमें तुमसे बहुत जलन हो रही है, तुम्हारा रिश्ता इतना मजबूत है, तुम शादी कब कर रही हो? वैसे तुम्हें हमें इन्विटेशन जरूर भेजना चाहिए। और एक लड़का कहता है, मैंगशी तुम दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो। उनकी चापलूसी सुनकर वो मन ही मन खुश होती है, लेकिन फिर भी विनम्र होने का नाटक करती है। जिस पर मैंगशी उसने कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड चाहता था कि मैं यहाँ आऊँ, भले ही वो कितना भी बिजी है, लेकिन उसने मुझे यहाँ लाने की जिद की। चलो अंदर चलते हैं। वहीं होटल के प्राइवेट कमरे में क्लास रियूनियन पूरे जोरों पर है। सब खुशी खुशी खा पी रहे हैं और गाना गा रहे हैं। वहीं जेम्स जो कमरे की दूसरी तरफ एक कोने में सोच में डूबा बैठा है। लड़कों का एक ग्रुप साथ बैठा डींगे मार रहा है। हरे बालों वाला लड़का सिगरेट पकड़े हुए कहता है कि पिछले कुछ सालों से इकोनॉमी अच्छी नहीं रही है, बिजनेस करना आसान नहीं है, मैं तो बस सिटी हॉल के सामने वाली बिल्डिंग में एक फ्लोर ही खरीद पाया। जिस पर एक लड़का शॉक्ड होते हुए कहता है, वाह, वो सिटी हॉल के सामने है, मार्केट प्राइस कम से कम करोड़ों में होगा। जिस पर जैंग कहता है, लगभग उतना। वहीं दूसरी तरफ लड़कों की तरह लड़कियों ने भी एक ग्रुप बनाया है जिसमें मैंगशी सेंटर ऑफ अटेंशन है। वो जानबूझकर अपनी हीरे की अंगूठी दिखाती है और कहती है, मैं ज्यादा काबिल नहीं हूँ, मेरी जल्द ही सगाई होने वाली है, इसलिए मैं शायद बस एक हाउसवाइफ बन जाऊंगी, असल में यही मेरा सपना है। जिस पर दूसरी लड़की कहती है, वाह, ये बहुत बढ़िया है, बधाई हो, सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, एक अमीर घर की हाउसवाइफ। उसकी तारीफ करने वालों के अलावा कुछ लोग उसकी उंगली में अंगूठी देखते हैं और फुसफुसाते हुए कहते हैं, उसकी उंगली में हीरे की अंगूठी बहुत बड़ी है, ये कम से कम 5 कैरेट की होगी। देखो उसका मंगेतर कौन है, वो पिंक परिवार का सबसे बड़ा छोटा मालिक है। मैंने सुना है कि वो उसे खुद यहाँ छोड़ने आया था। लगता है अफवाहें सच हैं कि पिंक परिवार का छोटा मालिक सच में उसकी बहुत कदर करता है। वो पिंक परिवार में शादी कर रही है, ये तो जैसे स्वर्ग में कदम रखना है। अपने बारे में फुसफुसाहट सुनकर मैंगशी बाहर से तो शांत दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत खुश है। वो अपने मन में कहती है, कुछ गरीब लोग बस जलते रहें, लेकिन सॉरी, मैं बस इतनी ही आकर्षक हूँ। वहीं हम जेम्स को देखते हैं जो कि अभी भी अपने फोन में व्यस्त है, लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है जिसे देखकर जेम्स कहता है, धत तेरी की, मैं इतना बिजी था कि भूल ही गया, मैंने हॉस्पिटल को एक बिल्डिंग डोनेट की थी। वही मैसेज मैनेजर कान की तरफ से है। गांव में आपके घर का कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, आप 1 महीने में शिफ्ट हो सकते हैं। और हॉस्पिटल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस अटैच टेबल में दिखाया गया है। ये अभी पानी, बिजली और सड़क सप्लाई और लेवलिंग स्टेज में है। सीन दोस्तों के ग्रुप के पास वापस आता है। किसी ने आखिरकार जेम्स को नोटिस किया। उसे अकेले बैठे फोन चलाते हुए देखकर हरे बालों वाला लड़का पूछता है, जेम्स तुम इतने चुप क्यों हो, बस अपने फोन को देख रहे हो? ये सुनकर उसके बगल में लाल बालों वाला लड़का ताना मारता है, क्या इसलिए नहीं कि गॉडेस की शादी हो रही है और वो इतना दुखी है कि रोना चाहता है? वहीं ये सब कुछ सुनकर जेम्स उनकी तरफ देखता भी नहीं है। वो अभी भी अपने फोन को देखते हुए वो जवाब देता है, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? गॉडेस की शादी हो रही है, बेशक मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ? शांत प्रतिक्रिया देते हुए लाल बालों वाला लड़का उसे तिरस्कार से देखता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम जैसे मासिक सैलरी वाले आदमी तुम इतने व्यस्त क्यों हो? ओह, तुम अभी भी एक मामूली मजदूर हो, तुम्हें वीकेंड पर भी ओवरटाइम करना पड़ता है। शांत बैठे होने पर भी उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। जेम्स अपना फोन जेब में रखता है और खड़ा हो जाता है। वो गर्व से अपनी ओर इशारा करता है और कहता है, हाँ, मैं इस समय ओवरटाइम कर रहा हूँ। जेम्स एक चमकते सितारे की तरह अपनी ठोड़ी ऊपर उठाता है और आगे कहता है, मुख्य रूप से मुझे इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करना है। वही जेम्स की बातें सुनकर पूरा ग्रुप हंसी से फूट पड़ा। जिस पर लाल बालों वाला लड़का कहता है, जेम्स क्या तुम 2 साल से काम कर रहे हो और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी उम्र क्या है? अभी भी इतने बचकाने काम कर रहे हो? तुम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर ईंटें क्यों नहीं उठाते? क्या क्लास प्रेसिडेंट के पास कुछ काम है? अगर तुम इस साल ईंटें ढोने और पैकेज डिलीवर करने का काम करते हो तो शायद तुम 5000 युआन से ज्यादा कमा लोगे। वहीं अपने दोस्त के मजाक के बावजूद जेम्स शांत रहा और उसने अपनी नाक भी पोंछी। वो लाल बालों वाला लड़का आगे बोला,
जेम्स, मुझे ये मत बताना कि तुम्हें मजाक करना नहीं आता। उसके बगल में नीली शर्ट वाले लड़के ने भी कहा, हाँ मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। पैकेज डिलीवर करने में सच में तुम्हारी मौजूदा नौकरी से ज्यादा पैसे मिलते हैं। जिस पर जेम्स मुस्कुराया और कहा, तुम सच में बहुत दयालु हो। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ा। तुम लोग खाओ, मेरे घर का रेनोवेशन हो रहा है और कंस्ट्रक्शन टीम को मेरे निर्देश समझ नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे वापस जाना है। ये देखकर लाल बालों वाले लड़के ने मन ही मन सोचा, वो भागना चाहता है। मैंने उसका अभी तक काफी मजाक नहीं उड़ाया है। वो बोला, खाना अभी आया है, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? और हाँ, तुमने घर कहाँ खरीदा? अगर ये टोंक सिटी में है तो रेनोवेशन पूरा होने के बाद हम सभी को हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए बुलाना। जेम्स ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। मेरा घर बहुत छोटा है, उसमें सब लोग नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर उसके पीछे नीली शर्ट वाले लड़के ने तिरस्कार भरे भाव से कहा, टोंक सिटी में घरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। 2 साल तक कड़ी मेहनत करके और पैसे बचाकर शायद तुम्हें सिर्फ एक बाथरूम मिल पाएगा। शायद हमारे लिए उतनी जगह नहीं होगी। मैं समझता हूँ, हाँ मैं समझता हूँ। उनकी बातों के बावजूद जेम्स को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने यहाँ तक कि सहमत होते हुए मुस्कुराया। हाँ, ये फिट नहीं होगा, ये फिट नहीं होगा। भला किस तरह के घर में तुम्हारे जैसे इतने सारे बेकार लोग आ सकते हैं? लेकिन तभी सुनहरे बालों वाली लड़की उसे जाने से रोकने के लिए दौड़ कर आई। जेम्स, तुम बिना पैसे दिए भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? जिस पर जेम्स ने बेसब्री से अपना फोन निकाला और जवाब दिया, तुम बस बिल ग्रुप में भेज दो, मैं पेमेंट कर दूंगा। फिर भी वो उसे जाने नहीं दे रही थी। गोरी लड़की चिल्लाते हुए कहती है, ये होटल इस शहर के सबसे महंगे होटलों में से एक है। सिर्फ एक बोतल वाइन ऑर्डर करने में हजारों युवान लगते हैं। ये कोई सड़क किनारे का ठेला नहीं है। अगर तुम ग्रुप छोड़ दोगे तो तुम्हारा हिस्सा कौन देगा? वहीं ये सब सुनकर जेम्स ने लासारी से आह भरी। मैंने पहले ही क्लास प्रेसिडेंट को 10,000 युवान ट्रांसफर कर दिए हैं। क्या 10,000 युवान काफी है? अगर काफी नहीं है तो बाद में देख लेंगे। वही पैसे मिलने के बाद क्लास प्रेसिडेंट जोर से हंसा। तुम्हारा दिखावटी स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। मौका देखकर लाल बालों वाला लड़का भी बोल पड़ा, ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। मुझे हैरानी हो रही है कि वो आज दिखावा करने के लिए ये 10,000 युवान कब से बचा रहा होगा। वहीं जेम्स शायद इन लोगों से अपना सब्र खो रहा था। लेकिन फिर सुनहरी बालों वाली लड़की कहती है, जेम्स कोई बात नहीं, ये 10,000 युवान नहीं होंगे, ऐसे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी तथाकथित गॉडेस अचानक एक चमकदार मुस्कान के साथ खड़ी हो गई। वो कहती है, जेम्स तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हिस्सा दे दूंगी। मैं क्लास प्रेसिडेंट से कह दूंगी कि वो तुमसे पैसे ना ले। 10,000 युवान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, तुम्हें इसे बचाना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। वहीं उसके काम देखकर चापलूसों के ग्रुप ने उसकी चापलूसी करने का मौका नहीं छोड़ा। वाह, गॉडेस कितनी दयालु और उदार है, बिना पलक झपकाए 10,000 युवान खर्च कर दिए। गॉडेस कितनी नरम दिल है। जेम्स जरूर बहुत भावुक हो गया होगा और वो रोने वाला होगा। उसे इतना आत्मविश्वास मत दिलाओ कि उसे लगे कि देवी को उससे प्यार है। उसकी तरफ किए गए इन चापलूसी भरे शब्दों से मैंगशी मन ही मन खुश होकर सोती है। मैं सच में सुंदर और दयालु हूँ। इस बीच जेम्स को एक समय याद आया जब जेम्स ने गलती से मैंगशी और उसके दोस्त के बीच की बातचीत सुन ली थी, जिसमें वो कहती है, अगर मुझे कॉपी करने की उसके नोट्स उधार लेने की जरूरत नहीं होती तो मैं उसे देखती भी नहीं। उस पर थोड़ा सा एहसान करो और वो पूरे दिन अपनी पूंछ हिलाता रहेगा। उस तरह का इंसान मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं है। उस पल को याद करके जेम्स की आंखें काली पड़ गईं। वो मैंगशी से कहता है, माफ करना, मेरे पास 10,000 युवान की जरूरत नहीं है, इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं जेम्स की बातें सुनकर इससे पहले कि मैंगशी कुछ बोल पाती, चापलूसों के ग्रुप ने जल्दी से कहा, कौन जानता है वो शायद अभी भी तुम्हारे बारे में सपने देख रहा है। उसे डर है कि अगर वो तुम्हारे पैसे लेगा तो वो तुमसे नीचा हो जाएगा। कितना एहसान फरामोश कमीना है। वहीं ये सुनकर मैंगशी मन ही मन खुश हुई, लेकिन बाहर से उसने अभी भी दयालु होने का नाटक किया और जेम्स का बचाव किया। ऐसा मत कहो, उसने भी मुश्किल समय देखा है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी के साथ थोड़ा परेशान होकर वो हमेशा जल्दबाजी में काम करता है। वहीं जेम्स से उसकी एक्टिंग अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो कहता है, लोग तुम्हें कुछ बार गॉडेस कह देते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम सच में गॉडेस हो जो सभी जीवों को बचाने आई हो। मुझे लगा कि हम सब पुराने क्लासमेट हैं, बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को इज्जत की कोई परवाह नहीं है। ये कहने के बाद जेम्स वेटर की तरफ मुड़ा और कहता है, मैं इस खाने का पेमेंट करूंगा। लेकिन तभी क्लास प्रेसिडेंट एक वीआईपी कार्ड लेकर आया। अगर तुम पेमेंट करना भी चाहो तो तुम क्वालिफाइड नहीं हो, ये एक वीआईपी कमरा है, सिर्फ वीआईपी गेस्ट ही पेमेंट कर सकते हैं। ये सुनकर जेम्स वेटर की तरफ मुड़ा और कहा, अपने बॉस को यहाँ बुलाओ, उससे कहो कि मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। इस सिचुएशन में वेटर थोड़ा हिचकिचाया और कहा, हमारे बॉस थोड़े बिजी हैं और ये सच है कि सिर्फ वीआईपी गेस्ट ही पेमेंट कर सकते हैं। क्लास प्रेसिडेंट ने फिर कहा, जाओ जाओ अपने बॉस को बुलाओ, उससे कहो कि एक वीआईपी गेस्ट उनसे बात करना चाहता है। ये सुनकर वेटर सिर्फ अपना सिर खुजला सका और मान गया। ठीक है सम्मानित वीआईपी गेस्ट, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। वहीं जेम्स को देखकर क्लास प्रेसिडेंट खुद ही मुस्कुराया और अपने मन में कहता है, तुम बस खुद को बेवकूफ बना रहे हो। थोड़ी देर बाद वेटर के मैसेज के बाद रेस्टोरेंट का मालिक उनके पास आया। उसे देखकर जेम्स उसके पास गया और पूछा, वीआईपी कमरे में खाने के लिए सिर्फ वीआईपी कार्ड वाला ही पेमेंट कर सकता है? मालिक ने जवाब दिया, ये सही है। जिस पर जेम्स ने फिर कहा, मेरा एक कार्ड बना दो। ये सुनकर उसके पीछे का ग्रुप जोर से हंसने लगा। क्या ये गांव का गवार सोचता है कि वीआईपी होटल की मेंबरशिप मुफ्त है? तुम्हें आज एक कार्ड पाने के लिए कम से कम 5 लाख युवान खर्च करने होंगे। मैं देखूंगा कि वो अपना नाटक कैसे जारी रखता है। मैं हंसी से मर रहा हूँ, वो शायद ही कभी ऐसी जगहों पर आता होगा। अपने कानों में लगातार भौंकने की आवाज सुनकर जेम्स ने सिचुएशन समझ ली। मुझे कार्ड पाने के लिए कम से कम 5 लाख युवान खर्च करने होंगे। मुझे एक बात बताओ, इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए मुझे कितने पैसे खर्च करने होंगे? ये सुनकर मालिक ने शांति से जवाब दिया, ये पैसे की बात नहीं है, हमारा होटल लोगों को पहले रखता है, हम कस्टमर्स को बाहर नहीं निकालेंगे। जेम्स की बातें सुनकर ग्रुप और जोर से हंसने लगा। क्या वो बहुत ज्यादा फिल्में देख रहा है और मेन कैरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा है? असल जिंदगी में ऐसा कैसे हो सकता है? फुसफुसाते हुए ग्रुप को नजरअंदाज करते हुए जेम्स ने ठंडे लहजे में कहा, 10 मिलियन कैसा रहेगा? ये सुनकर शुरू में शांत मालिक के हाव भाव बदल गए। 10 मिलियन? इसके बाद जेम्स धीरे धीरे टेबल की ओर चला और जाकर टेबल पर बैठ गया, कुछ खाना उठाया और कहा,
हाँ 10 मिलियन, मुझे अब वीआईपी कार्ड की जरूरत नहीं है। एक खाने के लिए 10 मिलियन, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। मालिक ने जेम्स को देखा और सोचते हुए अपनी ठोड़े सहला रहा था कि उसके कपड़े सिर से पैर तक किसी अमीर आदमी जैसे नहीं लग रहे थे। इसके अलावा कौन एक खाने पर 10 मिलियन युआन खर्च करेगा। अपनी सोच पूरी करने के बाद उसने सख्त चेहरा बनाया और जेम्स के पास जाकर कहा, सर, परेशानी करने की भी एक हद होती है। वहीं बॉस को बीच में रोकते हुए जेम्स हाथ में कार्ड लिए मुड़ा। उसकी आंखें ठंडी थी जब उसने मालिक को देखा और कहा, इसे स्वाइप करो। जेम्स के हाथ में कार्ड की कीमत ना जानते हुए सुनहरे बालों वाली औरत ने अभी भी तिरस्कार भरी नजर बनाए रखी। तुम्हें कम से कम इसे असली जैसा तो दिखाना चाहिए था। तुम्हें एक सही कार्ड निकालना चाहिए था, एक ब्लैक कार्ड। तुम्हें लगता है कि तुम इसे 10 मिलियन युआन स्वाइप कर सकते हो? लाल बालों वाला लड़का हंसा और कहा, हाँ, ध्यान से देखो, इस बैंक कार्ड पर तो बहुत सारे खरोच भी हैं। इसे साफ तौर पर लापरवाही से इधर उधर फेंका गया है। अगर उसके पास सच में पैसे होते तो वो इतना लापरवाह नहीं होता। क्या इस कार्ड में 1000 युआन है? इस तरफ बाकी ग्रुप के चेहरों पर भी तिरस्कार के भाव थे। जेम्स ने अभी उसने कहा था कि उसे कुछ जरूरी काम है और उसे जाना है, लेकिन अब वो खाने के लिए बैठा है। अगर तुम्हें दिखावा करना है तो कम से कम अपने लॉजिक में तो एक जैसा रहो। क्या ये मुमकिन है कि वो इतना गरीब है कि वो मानसिक रूप से बीमार है? रेस्टोरेंट के स्टाफ को कार्ड स्वाइप करते हुए देखकर क्लासमेट्स को अभी तक नतीजा नहीं पता था। वे सभी पहले से ही फुसफुसा रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। अगर ये पास नहीं हुआ तो बहुत शर्मिंदगी होगी। क्या इसे होटल में गड़बड़ी फैलाना माना जा सकता है? जिस पर एक लड़की कहती है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एक मानसिक रूप से बीमार आदमी को अमीर होने का दिखावा करते हुए देख रही हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेट्रेस कार्ड को स्वाइप करती है और वेट्रेस हकलाते हुए कहती है, बॉस, पेमेंट हो गया। वहीं ये सुनकर मालिक हैरान रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से पूछा, क्या? और सिर्फ वो ही नहीं, पूरा ग्रुप जो अभी जेम्स का मजाक उड़ा रहा था वो अब पागल हो रहा था। क्या सच में उसके पास 10 मिलियन युआन है? क्या मैं पागल हूं या वो पागल है? मैं अभी भी सो रहा हूं। वही कार्ड स्वाइप करने के बाद में जेम्स ठंडे लहजे में कहता है, तो पैसे दे दिए गए हैं, क्या अब मुझे शांति से खाने को मिल सकता है? मालिक का रवैया अब पूरी तरह बदल गया था। जेम्स अब उसकी नजरों में एक बड़ा आदमी था जिसकी उसे लगन से सेवा करनी थी। वो तुरंत ग्रुप की ओर मुड़ा और एक हाथ जेब में और दूसरा दरवाजे की ओर इशारा करते हुए और बेपरवाही से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जाना होगा। जेम्स के ऐप के बाद सिस्टम भी सामने आया और सिस्टम कहता है, वाह होस्ट, आपका लेवल उम्मीदों से ज्यादा हो गया है। 300 युआन के खाने से 10 मिलियन युआन के खाने तक एक बार में ही जंप कर लिया है। होस्ट को पैसे को नंबरों की तरह इस्तेमाल करने का माइलस्टोन हासिल करने के लिए बधाई। इसलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर 20 मिलियन का इनाम दिया गया है। सिस्टम की तरफ से फ्रेंडली रिमाइंडर, अच्छे खाने के साथ पैसे भी होने चाहिए। उसी समय जेम्स के द्वारा पैसे से थप्पड़ खाने के बाद क्लास प्रेसिडेंट खड़ा हुआ और उसकी ओर उंगली करते हुए चिल्लाया, जेम्स, हम सब पुराने क्लासमेट हैं, तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, तुम हमें बाहर निकालना चाहते हो। ग्रुप की एक लड़की ने भी गुस्से में कहा, हाँ जेम्स, हमारे कई क्लासमेट का टोंग सिटी में असर है, क्या तुम्हें दुश्मन बनाने से डर नहीं लगता? उसकी थोड़ी धमकी भरी बातों के बावजूद जेम्स शांत रहा और खाना खाता रहा। फिर उसने ग्रुप को तेज नजर से देखा और कहा, वैसे मुझे दुश्मन बनाने से डर नहीं लगता। जिस पल तुमने मुझे इस क्लास रियूनियन में बुलाया, मुझे पता था कि तुम्हारे इरादे खराब थे। तुमने मुझे सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने, नीचा दिखाने और दबाने के लिए बुलाया, ताकि तुम अपनी सफलता दिखा सको और अपनी अकड़ पूरी कर सको। तब तुमने दुश्मन बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम्हें इज्जत चाहिए तो तुम भी खाने पर 10 मिलियन खर्च करो, ये एक आसान बात है ना? तुम मेरे पुराने क्लासमेट हो, इसलिए मैं ये कहूंगा कि तुम में से जो भी मुझसे ज्यादा कीमत दे सकता है, मैं तुरंत चला जाऊंगा। ये सिर्फ एक मुकाबला है ना? चलो मुकाबला करते हैं। ये सुनकर ग्रुप के कुछ लोग पीछे हटने लगे। बड़ी छाती वाली गोरी लड़की छोटी बालों वाली लड़की की तरफ मुड़ी और बोली, शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए, ये सिर्फ एक खाना है। छोटी बालों वाली लड़की मान गई, हाँ, अगली बार हम कहीं और इकट्ठा हो जाएंगे, हमें यहाँ बस परेशानी हो रही है। लेकिन वो 10 मिलियन युआन हार रहा है। ये सुनकर गोरी लड़की ने इज्जत बचाने के लिए सिर हिलाया, ठीक है। लेकिन तभी वही कोई आया और बोला, मैं 10 मिलियन और 1 युआन दूंगा, क्या अब मैं आपसे जाने के लिए कह सकता हूँ? और जो पर्सन यहाँ आया था वो मैंक्सी का बॉयफ्रेंड था। उसने बाहर कहानी सुनी थी और दिखावा करने के लिए अंदर आया था। डरो मत मेरी जान, मैं यहाँ हूँ। उसे देखकर मैंक्सी ने चिंता जताते हुए पूछा, तुम वापस क्यों आए? वहीं औरत को अकड़ के साथ गले लगाते हुए उसने जवाब दिया, तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो। उसे देखकर दूसरी औरतें ऐसी थी जैसे अपने आइडल को देखकर फैन लड़कियां होती हैं। वे उसके चारों ओर जमा हो गईं और उसकी चापलूसी करने लगी। ये पिंक फैमिली का युवा मास्टर है, हमारा रक्षक यहाँ है, अब सब ठीक है। जेम्स एक सदी पुराने पिंक फैमिली से ज्यादा अमीर नहीं हो सकता है ना? पिंक परिवार की इस पीढ़ी में युवा मास्टर एकमात्र पोता है, पिंक कॉप के भविष्य का चेयरमैन। देखते हैं इस बार जेम्स कैसे अपनी सारी इज्जत खोता है। कौन जानता है कि कौन इज्जत खोएगा। वहीं जेम्स बस बोर हो रहा था क्योंकि खर्च करने के लिए कोई नहीं था और अब ये आदमी आ गया है तो जेम्स मुस्कुराता है, ये सोचकर कि वो जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए 1 युआन जोड़ रहा है। इस पल जेम्स ने आखिरकार युवा मास्टर का सरनेम देखा और अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा, पिंक सरनेम, ये जाना पहचाना लग रहा है, मैंने ये सरनेम अक्सर नहीं सुना। मुझे अब याद आया, जो बटलर मेरे घर तोहफा देने आया था उसने कहा था कि उसकी युवा मालकिन का सरनेम पिंग है। जेम्स गहरी सोच में था। वही पिंग फैमिली के मास्टर को लगा कि वो डर गया है और मुस्कुराया। फिर उसने उकसाते हुए कहा, मिस्टर जेम्स, तुम चुप क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 मिलियन तुम्हारी सारी बचत थी? फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड की ओर मुड़ा और कहा, मेरी जान, ओपोनेंट की लड़ने की ताकत थोड़ी अस्थिर है। जिस पर मैंक्सी ने अभी भी अपना संत जैसा बर्ताव बनाए रखा। ऐसा मत कहो, ये तो बस बिना सोचे समझे किया था, ये जाने बिना कि वो एक्टिंग कर रही थी। युवा मास्टर ने उसकी तारीफ की, मेरी जान, तुम हमेशा इतनी समझदार हो, कुत्ते को भौंकने दो, हम बड़ी मछली पकड़ेंगे। जेम्स ने उसे बोलने से पहले दिखावा करने दिया। असल में ये मेरे और मेरे दोस्तों के बीच की बात थी। तुम जैसे भारी आदमी अगर तुम बीच में पड़ना चाहते हो तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये कहने के बाद जेम्स मन ही मन मुस्कुराया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई ऐसा भी है जो पानी की तरह पैसा खर्च करता है, जो कि खासकर यहाँ मेरी मदद करने के लिए आया है। अपने विचारों को खत्म करते हुए जेम्स ने अपना कार्ड उठाया और ठंडे लहजे में कहा, 5 मिलियन और जोड़ो।
ये सुनकर होटल का मालिक पसीने से तर हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया। ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ दो गॉड्स के बीच में फाइट चल रही है और मैं माला माल हो रहा हूँ? क्या मैं ही हूँ जो अभी तक जागा नहीं हूँ? ये तो बस शुरुआत थी, इसलिए पिंक परिवार का युवा मास्टर अभी भी बहुत आत्मविश्वास में था। उसने अपना कार्ड निकाला और उसने 15 मिलियन और 1 युआन कर दिया। उसके 1 युआन को नजरअंदाज करते हुए जेम्स ने इसे 20 मिलियन कर दिया। कार्ड मशीन को अभी जेम्स के 20 मिलियन मिले ही थे कि युवा मास्टर ने 20 मिलियन और 1 युआन डाल दिए। तभी सिस्टम भी एक उत्साहित भाव के साथ सामने आया। होस्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग से पी के कॉन्सेप्ट को असलियत में लागू किया है, इसलिए सिस्टम होस्ट को 50 मिलियन युआन का इनाम देता है। मुझे उम्मीद है कि होस्ट कड़ी मेहनत करता रहेगा। अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं भी नहीं रुकूंगा। निश्चिंत रहो होस्ट, सिस्टम इस तरफ तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा है। वहीं पिंक परिवार के युवा मास्टर को शिंगवान के साथ मुकाबला करने के लिए पैसे खर्च करते देखकर मेंगशी के गाल लाल हो गए। उसकी आंखों में तारीफ भर गई। उसने सोचा, मैंने सही इंसान से शादी की है, मुझे जेम्स के पास वापस जाने के लिए इतने चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं जेम्स ने कीमत बढ़ाकर 30 मिलियन कर दी और कहा, मैं इस खेल से बोर हो गया हूँ। वहीं देखने वालों को अभी भी पिंक परिवार के युवा मास्टर पर भरोसा था। वहीं एक काले बालों वाली महिला बोली, बॉस लगे रहो, उस छोटे आदमी की आभा को तुम पर हावी मत होने दो। उसके बगल में भूरे बालों वाले लड़के ने कहा, बेशक बॉस मुकाबला करेंगे, भला जेम्स के पास पिंक परिवार के युवा मास्टर से तुलना करने के लिए क्या है। वहीं काले बालों वाले लड़के के ठीक पीछे खड़े एक और व्यक्ति ने कहा, युवा मास्टर पिंक के हाथों से थोड़ा सा पैसा निकलना भी निश्चित रूप से 30 मिलियन युआन से ज्यादा है। इस तरफ ग्रुप की उकसावे वाली बातें सुनकर पिंक परिवार के युवा मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसका भाव देखकर मेंगशी भी चिंतित होने लगी। सोच रही थी कि मेरा प्यार चुप क्यों है। हारना मत, अगर तुम हारे तो मुझे बहुत शर्म आएगी। बाहर से उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन अंदर से पिंक परिवार का युवा मास्टर घबरा रहा था। क्या ये आदमी पागल है? ये सिर्फ एक खाना है, वो खुद से सोच रहा था। मैं कार्ड स्वाइप करने के बाद इस रेस्टोरेंट में निवेश करने की योजना बना रहा था। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मालिकाना शेयरों पर चर्चा करने वाला था। ये सोचते हुए उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने अभी तक कोई नया नंबर नहीं दिया था, बस सोचता रहा, 30 मिलियन, क्या उन्हें लगता है कि मैं पैसे छापता हूं? और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप आखिर तक बने रहे तो आप एक लेजेंड हैं। वीडियो का आनंद लिया तो लाइक बटन दबाएं और अगर आपको और भी जबरदस्त कंटेंट चाहिए